ईयर 134 एसी के शुरुआत में एगोन द थर्ड और विसेरिस का रियूनियन हुआ और पूरे रेल्म में वेस्टेरोस में खुशियां आ गई। सभी खुश थे कि टारगेरियन परिवार में एक रियूनियन हुआ और अभी एगोन द थर्ड अच्छे से पूरे वेस्टेरोस में रूल करेगा। पूरा वेस्टेरोस अच्छी तरीके से रिकवर करने लगा था नए हैंड ऑफ द किंग थैडियस रोवन के अंडर। एज वी सॉ इन द लास्ट एपिसोड, अनविन पिक ने हैंड ऑफ द किंग के पोजीशन से ना चाह के अचानक से इस्तीफा दे दिया और वो किंग्स लैंडिंग से नीचे साउथ में स्टार पाइक पर अपने कैसल पे चले गए। तो 134 एसी में ऐसी कुछ बड़ी चीजें तो नहीं हुई, बट अगर कोई बड़ा इंसिडेंट पहला हुआ तो वो था लॉर्ड मैनफ्रीड मूटॉन की मौत। जब से मैनफ्रीड मूटॉन विंटर फीवर से उभर के आए थे तभी से उनकी हेल्थ ऊपर नीचे होती ही रहती और अचानक से 134 एसी में खास करके उनकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी और उनकी मौत हेल्थ इश्यूज के कारण किंग्स लैंडिंग में ही हो गई। उनकी जैसे ही मौत होती है तो हैंड ऑफ द किंग थैडियस रोवन ने लॉर्ड कॉर्विन कॉर्ब्रे को काउंसिल में लाया एज अ रिप्लेसमेंट फॉर मैनफ्रीड मूटॉन। उसी कारण रेना भी वापस किंग्स लैंडिंग में आती है, बट इस समय पर बेला और एलिन अपने अपने कैसल ड्रिफ्टमार्क पर लौट गए थे उनके बेबी लेना के साथ में। इसी में 134 एसी में लेडी लारा रोगेर प्रेग्नेंट हो गई। यस, यू हर्ड इट राइट, सिर्फ 13 ईयर ओल्ड विसेरिस ने कमाल कर दिया था। देन 134 एसी में वैसे किंग्स लैंडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं हुई, बट बाकी वेस्टेरोस में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स होने लगे। इसमें सबसे पहले तो नॉर्थ में अभी विंटर बहुत ही जोरदार हो चुका था और सब जगह पे बहुत ही ज्यादा बर्फ होने लगी। इसी कारण कई सारे लोगों की वहां पर नॉर्थ में मौत हो गई थी, बट क्रेगन स्टार्क के अच्छे लीडरशिप के कारण वो जो इम्पैक्ट विंटर का था वो ज्यादा पैमाने पे नहीं पड़ा। पार्ट 1, सिविल वॉर इन आयन आइलैंड्स एंड लेडी जोहाना's रिवेंज। देन इसी में 134 एसी में आयन आइलैंड्स में एक बहुत ही डेडली सिविल वॉर शुरू हो गया। जैसे कि हमने पहले जाना कि रेड क्रैकन डाल्टन ग्रेजॉय की एक बहुत ही एंटी क्लाइमेटिक मौत हो गई थी, तो जैसे ही उसकी मौत हुई तो आयन आइलैंड्स में एक अजीब सा सिविल वॉर शुरू हो गया टू रिप्लेस रेड क्रैकन डाल्टन ग्रेजॉय एज द हेड ऑफ आयन आइलैंड्स। तो इसमें सबसे पहले तो डाल्टन ग्रेजॉय के छोटे बेटे टोरॉन ग्रेजॉय को पाइक के सी स्टोन चेयर पे बिठाया गया एज द न्यू लॉर्ड ऑफ आयन आइलैंड्स, बट उसके खिलाफ कोई रॉड्रिक और कोई सैम सॉल्ट ऐसे कुछ प्रिटेंडर राइवल्स खड़े रह गए और उनके बीच में वहां पर आयन आइलैंड्स पर एक अलग ही सिविल वॉर शुरू हो गया। ये बहुत ही अजीब सी 3-वे फाइट वहां पर लॉर्ड ऑफ आयन आइलैंड बनने के लिए शुरू हो गई थी और ये सब प्रॉब्लम्स आयन आइलैंड्स पर शुरू थे ही कि अचानक एक दिन आयन आइलैंड्स के बाहर एक बहुत बड़ी फ्लीट आ गई और उन्होंने आयन आइलैंड्स पर अटैक कर दिया। ये फ्लीट थी लैनिस्टर और हाई टॉवर्स की फ्लीट। सी लायन लियो कोस्टेन ने आयन आइलैंड्स पर अटैक कर दिया था क्योंकि उसे लेडी जोहाना लैनिस्टर ने उसका रिवेंज लेने के लिए भेजा था। तो इफ यू रिमेम्बर, हमने जाना था कि लेडी जोहाना लैनिस्टर आयन आइलैंड्स पर जाके हर एक इंसान को मारना चाहती थी क्योंकि ऑलमोस्ट 5 सालों तक डाल्टन ग्रेजॉय और उसके आयन आइलैंडर्स ने उसके वेस्टर्न लैंड के लोगों पर बहुत ही बुरे जुल्म किए थे। तो लेडी जोहाना बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, वो हर एक आयन आइलैंडर को मारना चाहती थी, बट ऐसा करने से एलिन ओकनफिस्ट वैलेरियन ने मना कर दिया। एलिन ने तभी बता दिया था कि वो कोई एकदम बारबारिक किस्म का बंदा नहीं है, वो किसी का स्लॉटर करके जेनोसाइड वगैरह करने के लिए नहीं जाएगा। तो इसीलिए वो वहां से वापस किंग्स लैंडिंग लौटा था। बट वैसे जाने के पहले एलिन वैलेरियन ने सी लायन लियो कोस्टेन को लैनिस्पोर्ट के बंदरगाह के जस्ट बाहर ही रखा था ताकि वो लैनिस्पोर्ट को अच्छी तरीके से डिफेंड कर पाए। तो लेडी जोहाना लैनिस्टर ने सोचा कि अगर लियो कोस्टेन यहीं पर है तो उन्हें मनाया जाए उसका रिवेंज लेने के लिए। अभी सी लायन लियो कोस्टेन ने भी पहले ऐसे आयन आइलैंड पर अटैक करने से मना कर दिया था, बट देन लेडी जोहाना ने अपने हुस्न का ऐसा जादू लियो कोस्टेन पर कर दिया कि लियो कोस्टेन जोहाना लैनिस्टर के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो गए और उसे इम्प्रेस करने के लिए सीधा लियो कोस्टेन ने उनके अंडर जो भी कमांडेड फ्लीट थी, यानी कि हाई टॉवर्स और लैनिस्टर्स की जो एक कंबाइंड फ्लीट होती है, उसे लेके वो सीधा आयन आइलैंडर्स पर अटैक करते हैं। अभी सी लायन लियो कोस्टेन जोहाना के प्यार में मदहोश होके सभी आयन आइलैंडर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे, बट आयन आइलैंडर्स को
उनके इलाके में जाके यही कुछ 40 से 50 शिप्स के साथ में हराना मतलब कोई आसान चीज नहीं थी। आयन आइलैंडर्स मतलब डेंजरस सीफेरर्स थे और उनका इलाका उसी में बहुत ही खतरनाक था। वहां पर लियो कोस्टन ने आयन आइलैंडर्स की कई सारी शिप्स जरूर डिस्ट्रॉय की, बट कुछ ही टाइम में उनके नहले पे दहला पड़ने लगा। आयन आइलैंडर्स ने बराबर से डिफेंस कर दिया और एक एक करके वो लियो कोस्टन के जहाजों को डिस्ट्रॉय करने लगे। इवेंचुअली किसी आयन आइलैंडर आर्थर गुड ब्रदर ने सी लायन लियो कोस्टन को एक बैटल में मार गिराया और वैसा होते ही बाकी जितने भी हाई टॉवर्स और लैनिस्टर्स के कुछ छोटे मोटे शिप्स बाकी थे वो वहां से आयन आइलैंड के इलाके से भागकर सीधा वापस लैनिस्पोर्ट चले गए। तो इस लियो कोस्टन के अटैक में लियो कोस्टन मारे गए और वहां से उनके फ्लीट के बचे कुचे जहाज लैनिस्पोर्ट पर भाग तो गए, बट ऐसा नहीं था कि जोहाना लैनिस्टर के लिए लियो कोस्टन ने बदला नहीं लिया। मरने के पहले लियो कोस्टन ने जाबाजी से आयन आइलैंडर्स को फाइट दी थी और जोहाना लैनिस्टर को सुकून मिले उतना जरूर उसने आयन आइलैंडर्स का नुकसान किया था। ऑलमोस्ट 200 जहाज आयन आइलैंडर्स के जलाए गए थे और ढेर सारे आयन आइलैंड के विलेजेस को बहुत ही बुरी तरीके से आग लगाई गई। रेड क्रैकन डाल्टन ग्रेजॉय के खुद के 9 कजिन्स, उसकी 2 बहनें, उसके हस्बैंड्स और कई सारे फैमिली मेंबर्स को लियो कोस्टन ने खुद मारा था। लियो कोस्टन के मरने के पहले ही कई सारे लैनिस्टर शिप्स ने आयन आइलैंडर्स को बहुत लूटा और उस लूट को अपने शिप में भरा और वही शिप निकलकर वापस लैनिस्पोर्ट पहुंच गई थी। मतलब ऐसा ही समझ लो कि डाल्टन ग्रेजॉय और आयन आइलैंडर्स ने यही कुछ 4-5 साल जो वेस्टर्न लैंड्स को तकलीफ दी थी उस तकलीफ का बदला जोहाना लैनिस्टर ने लियो कोस्टन के जरिए ले लिया था। इसी बड़े इंसिडेंट को आगे फ्यूचर में लेडी जोहाना's रिवेंज कहने लगे। लेडी जोहाना ने इस तरीके से आयन आइलैंडर को लूट लिया था कि उस लूट के वजह से अगले 20 से 30 साल कई सारे आयन आइलैंडर्स खाना नहीं होने की वजह से तड़प तड़प कर मरे। इसी में इवेंचुअली आयन आइलैंड पर टोरोन ग्रेजॉय लॉर्ड ऑफ पाइक बनाया गया और उसने उसी के सौतेले भाई रॉड्रिक को बंदी भी बनाया, जिसे आगे चल के टोरोन ग्रेजॉय ने कैसरली रॉक पर भेजा था एज अ गिफ्ट टू लेडी जोहाना। और वो चाहता था कि आयन आइलैंड्स और वेस्टरलैंड्स के बीच में अभी दोस्ती हो। तो जोहाना लैनिस्टर का रिवेंज कंप्लीट हुआ था और आयन आइलैंडर्स ने ऐसे अभी दोस्ती का हाथ आगे किया है तो लेडी जोहाना ने उसे ग्लैडली एक्सेप्ट किया और वेस्टर्न लैंड्स और आयन आइलैंड्स के इस भयानक वॉर को फाइनली खत्म किया गया। लेडी जोहाना को जो रॉड्रिक करके बंदा टोरोन ग्रेजॉय ने भेजा था उसे इवेंचुअली जोहाना ने गेल्ड किया और उसने उसके बेटे टोरियन का उसे फूल बनाया। पार्ट 2 एरिन सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 134 AC। तो जैसे कि हमने आयन आइलैंड के बारे में जाना कि वहां पर अजीब सा एक सिविल वॉर हुआ, तो वैसे ही एग्जैक्ट चीज वेल में भी होने लगी। सिर्फ 40 साल के उम्र में मेडन ऑफ वेल डाइड इन हार्ट अटैक। उसकी अचानक से जब मौत हुई थी तभी उसके साथ में उसकी सो कॉल्ड डियर कंपेनियन या कहूँ उसकी गर्लफ्रेंड जेसामिन रेडफोर्ट वहीं पर थी। तो उसके बाद में अभी वेल में कौन लॉर्ड बनेगा ये एक बड़ा क्वेश्चन था, बट मरने के पहले ही इस क्वेश्चन को लेडी जेन एरिन ने वैसे सॉल्व किया था। उसके टेस्टामेंट में, उसके विल में उसने लिख के रखा था कि वो अगर मरती है तो उसके बाद में एयर टू द वेल बनेगा उसी का कजिन भाई सर जॉफ्री एरिन। तो ये जो भी सर जॉफ्री एरिन थे वो पिछले 15 साल से बहुत ही लॉयल रहे थे जेन एरिन को। उसने काफी अच्छी तरीके से नाइट ऑफ द ब्लडी गेट ईरी को बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड किया था अगेंस्ट द सैवेज वाइंडिंग्स ऑफ द हिल्स। तो उनकी इतनी अच्छी सर्विस देखकर ही लेडी जेन ने इस सर जॉफ्री एरिन को उसका हेयर बनाया था एंड ही वाज सपोज्ड टू बी द न्यू लॉर्ड ऑफ ईरी, द न्यू लॉर्ड ऑफ वेल। बट ये चीज कई सारे अलग अलग कैंडिडेट्स को पसंद नहीं आई थी। यहाँ पर जॉफ्री के खिलाफ अलग अलग लॉर्ड्स खड़े होते हैं और इन क्लेम्स के मुताबिक सर जॉफ्री एरिन मतलब एक सिर्फ नाइट है, उसकी इतनी औकात नहीं कि वो पूरे वेल का लॉर्ड बन सके। तो इन 3 डिफरेंट क्लेम्स में पहला क्लेम आया था जेन के और एक दूसरे कजिन आर्नोल्ड एरिन से।
जिसने पहले भी जेन का तख्त छीनने की कोशिश की थी और उसी वजह से जेन एरिन ने उसे ईरी के स्काई सेल्स में डाल दिया था। इसी आर्नोल्ड एरिन का बेटा भी था एल्ड्रिक एरिन, जो प्लॉट कर रहा था कि उसके पापा को एरिन तख्त पर अच्छे से बैठने मिले। उसी हिसाब से एल्ड्रिक ने पॉलिटिकल गेम वेल में खेलने शुरू कर दिए ताकि वेल के बाकी के हाउसेस एल्ड्रिक एरिन के पिता आर्नोल्ड एरिन को सपोर्ट कर सके और आर्नोल्ड इवेंचुअली वेल के लॉर्ड बने। तो एक तो सर जॉफ्री एरिन था ही, बट उसके खिलाफ अभी आर्नोल्ड एरिन खड़े हो गए थे। और इसके बाद में आता है तीसरा कैंडिडेट, गल टाउन के हाउस एरिन के लॉर्ड इजेम्बार्ड एरिन। इन्हीं को ग्लाइडेड फैल्कन भी कहा जाता था और ये लॉर्ड इजेम्बार्ड एरिन मतलब गल टाउन के बिगेस्ट रिचेस्ट पर्सन थे और उनका गल टाउन के ट्रेडिंग बिजनेस पे बहुत ही ज्यादा बोलबाला था। एक हाउस एरिन होता है ईरी का, जो पूरे वेल पे रूल करने वाले लोग रहते हैं, और दूसरे एरिन्स थे गल टाउन के एरिन्स, जो गल टाउन के बंदरगाह पे बैठ के वेल में जो भी ट्रेडिंग वगैरह होती थी उसका बराबर से धंधा संभालते। तो इस समय पर लॉर्ड इजेम्बार्ड एरिन बहुत ही रिच बने थे और उनके लीडरशिप के कारण गल टाउन के एरिन्स अभी बहुत ही रिच बन चुके थे और ऑब्वियसली उनके पास अभी बहुत ही ज्यादा पावर आई थी। उसी पावर को, उसी वेल्थ को यूज करके उन्होंने वेल के कई सारे छोटे मोटे लॉर्ड्स का एक अलग सा सपोर्ट लाया था और उन्होंने अपनी गल टाउन में एक अच्छी खासी आर्मी भी बनाई थी फ्रॉम द सेल सॉर्ड्स अक्रॉस द नैरो सी। लॉर्ड इजेम्बार्ड एरिन की ये जो सेल सॉर्ड की आर्मी थी, इसके बारे में कुछ ही दिनों में किंग्स लैंडिंग में स्मॉल काउंसिल को भी सभी इंफॉर्मेशन मिल गई और स्मॉल काउंसिल को लगा कि ऐसे अलग से लॉर्ड अगर आर्मी बना रहा है तो वो कुछ कहीं पर अटैक करके कुछ चीजों को सीज करने की कोशिश ना करे और इसीलिए स्मॉल काउंसिल ने कुछ डिसीजन लिए। इस डिसीजन के तहत लॉर्ड कॉर्विन कॉर्बरे को 1000 मेन एट आर्म्स के साथ में ऊपर नॉर्थ में वेल में भेजा गया ताकि वो इस लॉर्ड इजेम्बार्ड एरिन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और जो भी वेल में एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गया है उसे अच्छी तरीके से ठिकाने लगाए और सर जॉफ्री एरिन को ही ईरी का तख्त सौंपे। तो सर कॉर्विन कॉर्बरेट 1000 मेन एट आर्म्स के साथ में नॉर्थ में वेल में चले गए। तो एनीवेज ये जब शुरू था तभी थैडियस रोवन ने सब जगह पर एकदम स्ट्रिक्ट वर्ड्स में रेवन भेज दिए और सबको बताया कि एगॉन्स पीस को तुम्हें अपनाना पड़ेगा, नहीं तो आयरन थ्रोन को गुस्सा आ जाएगा। सबसे पहले उन्होंने जोहाना लैनिस्टर को लेटर भेजा और बताया कि तुम आयरन आइलैंड पर ऐसा अटैक बिल्कुल नहीं करोगे और आयरन आइलैंड को भी मैसेज करके एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन भेजी। ऐसे ही उन्होंने बेसिकली सबको बताया कि तुम अगर किसी पे अटैक करते हो तो तुम्हें उसके हेवी फाइन्स देने पड़ेंगे, नहीं तो टारगेरियंस अपनी बड़ी आर्मी यहाँ से भेज के उनको सीधा करेंगे। इसके बाद थैडियस रोवन ने साउथ में से रीच में से ऊपर नॉर्थ में काफी सारा खाना भेजा ताकि क्रेगन स्टार्क अपने बाकी के नॉर्दर्न मैन को अच्छा खाना दे सके। इसके बाद उन्होंने 3 एरिन क्लेमेंट्स को सीधा लेटर भेज के बोला कि आप तीनों भी किंग्स लैंडिंग आओ और आप तीनों भी अपनी अपनी केस प्रेजेंट करो कि तुम आखिर वेल के लॉर्ड बनना क्यों चाहते हो। और उन तीनों केसेस की बातें सुनकर हम रीजेंट्स और किंग एगॉन द थर्ड डिसाइड करेगा कि आखिर वेल का तख्त किसे मिलना चाहिए। तो कॉर्विन कॉर्बरे के 1000 मेन एट आर्म्स तो भेजे ही गए थे, बट उसी के साथ ऐसे 3 लेटर्स भी ऊपर वेल में भेजे गए थे। तो अभी 134 एसी का एंड जैसे जैसे नजदीक आने लगा था तो वैसे वैसे लगने लगा कि लॉर्ड थैडियस रोवन अभी किंग्स लैंडिंग के मोस्ट पावरफुल पर्सन बन चुके हैं और वही वेस्टेरोस को एक तरीके से चलाने लगे हैं। बट थैडियस रोवन जो भी डिसीजन ले रहे थे, जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, उसमें सिर्फ उनकी ओपिनियंस नहीं थी। कई सारे लोग वेस्टेरोस और किंग्स लैंडिंग में कहने लगे थे कि इस हैंड ऑफ द किंग एगॉन द थर्ड लॉर्ड थैडियस रोवन में कुछ ज्यादा दम नहीं है, वो बस कहने के लिए हैंड है, बट उसके पीछे से हाउस रोगेर ऑफ लीस ही पूरे वेस्टेरोस को चलाने लग गए हैं। पार्ट 3 द लाइजिन स्प्रिंग।
बाय द एंड ऑफ 134 एसी रोगेर फैमिली का पावर किंग्स लैंडिंग में काफी फैलने लगा था और इसका रीजन था लारा रोगेर की विसेरिस टारगेरियन के साथ में की गई शादी। तो किंग्स लैंडिंग के कई सारे अलग अलग बिजनेसेस में लारा रोगेर की फैमिली यानी रोगेर फैमिली ने इन्वेस्टमेंट वगैरह शुरू किए, उनके खुद के भी कुछ बिजनेसेस शुरू किए और एक एक डिसीजन एक एक स्टेप लेते लेते ये रोगेर फैमिली पूरे किंग्स लैंडिंग के इकोनॉमिक्स में घुसने लग गए। तो वैसे इस समय पर प्रिंस विसेरिस टारगेरियन काफी स्मार्ट था और उससे सभी लोग किंग्स लैंडिंग में प्यार करने लगे थे, क्योंकि विसेरिस टारगेरियन स्मॉल फोक से पर्सनल लेवल पे जाके जुड़ने लगा था, जबकि उसका बड़ा भाई एगोन द थर्ड हमेशा रेड कीप में ही रहता। तो इसी कारण विसेरिस टारगेरियन को इज्जत और प्यार मिलने लग गई थी, बट उसके वाइफ लारा रोगेर से कोई भी प्यार नहीं करता। एंड इसका रीजन था लारा रोगेर को कॉमन टंग बोलने ही नहीं आती, यानी कि उसे इंग्लिश नहीं बोलने आती। लारा जहां पर भी जाती तो वो हमेशा अपने लाइसिन लैंग्वेज में ही बात करती, जो इस समय तक अभी विसेरिस को भी अच्छी तरीके से बोलने आने लग गई थी। बट लारा को कॉमन टंग इंग्लिश आती ही नहीं। लारा रोगेर सभी स्मॉल फोक से अपने लैंग्वेज लाइसिन में बात करती और उन बातों को ट्रांसलेटर्स ट्रांसलेट करके स्मॉल फोक को बताते। तो स्मॉल फोक को रेड कीप में ये फॉरेनर औरत आई है ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था और ना ही उनको ऐसे ट्रांसलेटर्स वगैरह हजम हो रहे थे। पूरे किंग्स लैंडिंग में रोगेर फैमिली का इन्वेस्टमेंट यहाँ वहां पर बढ़ने लगा था और पूरे रेड कीप में इस समय पर फॉरेनर्स भरे थे, क्योंकि लारा रोगेर के साथ में यही कुछ 200 लाइसिनी लोग इस समय पर किंग्स लैंडिंग में आए थे। इसमें लारा के कई सारे कंपेनियंस, उसके दोस्त वगैरह थे, उसके लेडीज इन वेटिंग आए थे और उसी के साथ उसके कुक्स और बाकी कई सारे नौकर चाकर सिर्फ लारा को जो चाहिए वो करने के लिए यहाँ पर रेड कीप में आए थे। अभी ये सब चीजें फिर भी ठीक है, स्मॉल फोक ने इन सभी चीजों को अपना लिया था एक हद तक, बट स्मॉल फोक को ये पसंद नहीं आया था कि लारा रोगेर ने उनके 7 गॉड्स के फेथ ऑफ द 7 को नहीं अपनाया। लारा रोगेर और उसकी पूरी रोगेर फैमिली फेथ ऑफ द 7 के 7 गॉड्स को नहीं मानते, बल्कि वो अपने लीस के कुछ अजीबो गरीब रिलीजन को मानते और उसे ही वो वेस्टरोस में किंग्स लैंडिंग में रहते हुए पूजने लगे थे। तो ये चीज स्मॉल फोक को पसंद नहीं आई थी। उसी में लारा रोगेर के साथ में उसके 3 भाई भी किंग्स लैंडिंग में आए थे, ताकि लारा रोगेर को अकेला महसूस ना हो और वो कुछ एकदम अचानक से रेड कीप में अनकंफर्टेबल ना हो। और इस चीज को पहले ही एलिन ने लिजांड्रो रोगेर के साथ में किए हुए डील में सब कुछ एक्सेप्ट भी किया था। तो लारा रोगेर के साथ में उसके 3 भाई तो आए ही थे और उनके बारे में हम अच्छे से बाद में जानेंगे ही, बट उन तीनों के साथ ही लारा रोगेर के साथ में आया था सैंडॉक द शैडो। तो ये सैंडॉक मतलब लारा का पर्सनल बॉडीगार्ड था और इसकी हाइट 7 फीट से ज्यादा थी। ये सैंडॉक वैसे किसी से भी बात नहीं करता, क्योंकि वो एक गूंगा फाइटर था और उसे सभी लोग सैंडॉक द शैडो इसलिए कहते क्योंकि वो लारा की शैडो बनके, उसकी परछाई बनके लारा जहां पर भी जाती वहां पर उसके साथ जाता, क्योंकि वो उसका एक पर्सनल बॉडीगार्ड था। ये सैंडॉक द शैडो मीरिन के फाइटिंग पिट्स का एक लेजेंड रह चुका था और कहा जाता है कि उसने मीरिन के फाइटिंग पिट्स में एक भी बैटल हारी नहीं थी। उसके उस डेंजरस एक्सपीरियंस को देख के ही इवेंचुअली लिजांड्रो रोगेर ने उस सैंडॉक द शैडो को खरीद लिया था, ताकि वो उनके प्यारे बेटी लारा को हमेशा सेफ रख सके। तो लारा रोगेर के साथ में ये सैंडॉक द शैडो हमेशा शैडो बन के सब जगह पर होता और लारा के कहने पर यह सैंडॉक द शैडो विसेरिस के लिए भी काम करने लगा था। तो लारा के साथ में ये सैंडॉक द शैडो नाम का एक ह्यूज मॉन्स्टर इस समय पर रेड कीप में घूमता और उसे देख के सभी डर जाते। इवन टेसारियो और उसके फिंगर्स और बाकी जो भी वेस्टरोस के डेडली फाइटर्स इस समय पर रेड कीप में मौजूद, वो सब भी उसे देख के घबरा जाते। इसी में इस सैंडॉक की एक खास बात यह थी कि सैंडॉक द शैडो
किसी की भी बात नहीं सुनता सिवाय लारा, विसेरिस और एगोन द थर्ड के बिना। पहले तो सैंडोक सिर्फ और सिर्फ लारा रोगेर की ही बात सुनता, बाकी किसी की नहीं सुनता। बट देन लारा ने सैंडोक को समझाया कि तुम्हें किंग एगोन द थर्ड और मेरे हस्बैंड विसेरिस की भी बात माननी पड़ेगी। तो खूबसूरत लारा ऑफ लीस का अलग ही जलवा इस समय पर रेड कीप में शुरू हुआ था। और इसी में लारा की खास बात यह थी कि वो एक कैट पर्सन थी, उसे बिल्लियां बहुत पसंद थी और उसी कारण पूरे रेड कीप में इस समय पर ऑलमोस्ट 100 बिल्लियां घूमने लगी थी। देन अभी हम जानते हैं लारा के 3 भाइयों के बारे में। तो इसमें सबसे पहला है मोरेडो नाम का एक बंदा, जिसकी जिम्मेदारी थी लारा रोगेर की सेफ्टी को अच्छे से संभालना। वैसे देखा जाए तो सैंडोक द शैडो एक्चुअली मोरेडो के अंडर आता है, बट एज आई सेड वो मोरेडो की बात भी कई बार सुनता नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लारा रोगेर, विसेरिस और एगोन द थर्ड की ही बात सुनता। तो ये जो मोरेडो था वो बहुत ही हैंडसम, स्लिक, एकदम टॉल बंदा था और उसके लुक्स एकदम वेलेरियन थे, एकदम ब्लू आईज और व्हाइट सिल्वर हेयर उसके थे। और इस मोरेडो की खास बात थी कि उसके पास में एक वेलेरियन स्टील तलवार थी, जिसे उसने नाम दिया था सच्चाई, यानी कि ट्रूथ। तो मोरेडो मतलब एक तरह का बैटल कमांडर था, जिसकी जिम्मेदारी लारा की सेफ्टी थी। और जितने भी इस समय पर थोड़े बहुत मेन एट आर्म्स किंग्स लैंडिंग में आए थे लीस से, वो सभी मेन एट आर्म्स मोरेडो के अंडर काम करते हैं। देन मोरेडो के बाद आता है लोथो, जो कि एक बैंकर था। जैसे कि हमने पहले भी जाना था कि ये जो रोगेर फैमिली है वो इस समय पर पूरे दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बैंकिंग फैमिली होती है। तो ऑब्वियसली लिजेंड्रो द मैग्निफिसेंट के सभी बेटों में से एक बेटा वैसे फाइनेंस के साइड में जाने ही वाला था। लोथो ने किंग्स लैंडिंग में आते ही विसेन्या के हिल के पास एक जगह पर एक टूटे हुए बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, ताकि वो वहां पर रोगेर बैंक की एक ब्रांच बना सके। तो लोथो यहाँ पर बेसिकली रोगेर फैमिली के फाइनेंस को, उनके इकोनॉमिक्स को वगैरह सेटअप करने के लिए यहाँ पर किंग्स लैंडिंग में काम करने लगा। देन मोरेडो और लोथोर के बाद में आता है पूरे रोगेर फैमिली का सबसे यंगेस्ट बंदा रोजेरियो, और इसकी खासियत थी प्लेजर हाउसेस को बराबर से मैनेज करना। तो रोजेरियो ने किंग्स लैंडिंग में आते ही एक मरमेड नाम का प्लेजर हाउस ब्रॉथेल शुरू किया और उसने कई सारे किंग्स लैंडिंग के खूबसूरत प्रोस्टिट्यूट्स को खरीद लिया अपने प्लेजर हाउस मरमेड के लिए। इसी के साथ रोजेरियो ने लीस के भी कई सारे एकदम खूबसूरत हसीनाओं को अपने मरमेड प्लेजर हाउस में हुस्न का धंधा करने के लिए लगा दिया। और ऑफ कोर्स एकदम लीस के फेमस खूबसूरत लड़कियों का धंधा अभी किंग्स लैंडिंग में शुरू हो गया। तो वो एक झटके में हिट हो गया, क्योंकि वहां पर कुछ नॉन वर्ल्ड की बहुत ही एग्जॉटिक खूबसूरत लड़कियां काम करने लगी थी। कई सारे वेस्टरोस के लॉर्ड्स दूर दूर से किंग्स लैंडिंग में आने लगे ताकि वो मरमेड प्लेजर हाउस को विजिट कर सके। कई सारे लोग मरमेड को विजिट करने लगे और लोथो के नए से शुरू हुए रोगेर बैंक में भी वो कुछ अकाउंट्स वगैरह निकालने लगे और वहां पर भी एक अलग ही बिजनेस शुरू हो गया। मशरूम ने तो हमेशा के तरह अपना अलग ही मसाला डाल दिया है इस कहानी में। उसने बताया है कि वो मरमेड प्लेजर हाउस में जाता है और उसने असली मरमेड्स के साथ में संबंध बनाए। तो मशरूम ने हमेशा के तरह अपना मसाला यहाँ पर कुछ डाल ही दिया था। तो एनीवेज इन्हीं सब के दौरान एक न्यूज आती है फ्रॉम अक्रॉस द सी कि डॉटर्स वॉर अभी फाइनली 134 एसी के एंड तक खत्म हो गया है। और उस वॉर के एंड में रक्कालियो रिंडून की भी हार हुई है। स्टेपस्टोन्स में भी कुछ बैटल्स लड़ी गई थी और रक्कालियो रिंडून के फ्लीट को एक्चुअली हराया गया था। आफ्टर ऑल इस समय पर रक्कालियो बेचारा अकेला पड़ गया था। उसके खिलाफ लीस, टायरोश और इवन पावरफुल डॉर्न ने अभी अलायंस किया था। तो जैसे ही इतने बड़े फ्लीट ने उस पर अटैक किया, उसके कई सारे शिप्स को वगैरह जलाया गया, तो रक्कालियो रिंडून हारा और वो स्टेपस्टोन से दुम दबाकर भाग गया। तो ये जो रक्कालियो रिंडून का मेंशन मैंने किया वो पूरे फायर एंड ब्लड के बुक का
आखिरी मेंशन है। इस लास्ट चीज में हमें पता चला कि रकालियो स्टेपस्टोन से भागा एंड कहा जाता है कि बाकी की जिंदगी रकालियो रिंडुन ने बेसिलिस्क आइलैंड पर गुजारी। तो एनीवेज जैसे ही ट्रायर्की का वॉर खत्म हुआ तो ट्रायर्की ने पुराने गिले शिकवे मिटा दिए। लीस, मीर और टायरोश ने वापस दोस्ती कर ली, बट ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने कुछ वापस ट्रायर्की का अलायंस बनाया, बट उन्होंने ये समझौता किया कि वो अभी एक दूसरे में झगड़े नहीं करेंगे और ऐसा समझौता कराने में डॉर्न के अलियांड्रा मार्टेल का बड़ा हाथ रहा। तो ये सब चीजें जब एसोस में शुरू थी तभी वेस्टेरोस में किंग्स लैंडिंग में इस समय पर सीक्रेटली लीस का रूल आ गया था और खास करके रोगेर फैमिली इस समय पर किंग्स लैंडिंग को धीरे धीरे रूल करने लगी थी। किंग्स लैंडिंग के गरीब और मिडिल क्लास लोगों को लॉथो रोगेर अपने बैंक में से लोन्स वगैरह देता। कई लोगों के अकाउंट्स वगैरह रोगेर फैमिली में खुलने शुरू हो गए थे। तो दूसरे तरफ रोजेरियो अपना अलग ही हुस्न का धंधा कर रहा था अपने ब्रॉथेल और प्लेजर हाउसेस के जरिए। इसी में मोरेडो ने लीस के कुछ उसके मेन एट आर्म्स सीधा सिटी वॉच में घुसा दिए थे और उसने किंग्स लैंडिंग के 7 गेट पर से 5 गेट पर उसके खुद के कुछ अच्छे मेन एट आर्म्स को कैप्टन बना दिया था। और ये चीज लॉर्ड कमांडर ऑफ द सिटी वॉच सर लूकास लेगुड को पसंद नहीं आई। ये सर लूकास लेगुड वही लॉर्ड कमांडर ऑफ द सिटी वॉच है जिसे एक जमाने में फॉर्मर हैंड अनविन पिक ने हायर किया था। तो यहाँ पर सर लूकास लेगुड को लगता है कि अगर मैं सिटी वॉच का लॉर्ड कमांडर हूँ तो ये बाहर से आया हुआ फॉरेनर मोरेडो रोगेर उसे चाहिए वो कैप्टन्स अलग अलग गेट्स पे क्यों हायर कर रहा है। मोरेडो ने उसे जो चाहिए वो हायरिंग्स अलग अलग 5 गेट्स पर की और उसका बहुत ही ज्यादा गुस्सा यहाँ पर सर लूकास लेगुड को आया था। बट एग्जैक्टली मोरेडो ने ऐसी अथॉरिटी कैसे हासिल की वो हम आगे जानेंगे ही। तो ये तीनों भी भाई अपना अपना अच्छी तरीके से पावर दिखाने लग गए थे, बट ये तीनों भी लारा रोगेर के बात को सुनते। अब आप कहोगे काउंसिल ऑफ रीजेंट्स क्या कर रहे थे जब ये सब शुरू था, तो ऐसा ही समझ लो कि उन सभी को एक एक करके खरीदा गया। सबसे पहले तो लिजांड्रो द मैग्निफिसेंट ने लॉथो और रोजेरियो को बहुत पैसे दिए थे ताकि वो उन पैसों से कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को खरीद सके। हमने जैसे कि जाना कि मोरेडो ने 7 में से 5 अलग अलग गेट्स पर अपने लीस के मेन एट आर्म्स को कैप्टन बनाया था, तो वो ऐसे ही थोड़ी बना पाएगा। ऐसा डिसीजन अगर उसे लेना है तो उसे परमिशन लगेगी लॉर्ड थैडियस रोवन की। और बुढ़े थंडरस थैड लीस के पैसों को देख के एकदम चकरा गए। लॉथो और रोजेरियो ने थैडियस रोवन को बहुत ही ज्यादा ब्राइब्स वगैरह देनी शुरू की, उनको कई सारे सोने के गिफ्ट्स देने शुरू किए ताकि थैडियस रोवन उन्हें चाहिए वो डिसीजंस ले। अभी ऐसा नहीं था कि थैडियस रोवन को ये गेम समझ नहीं आ रहा था, बट थैडियस रोवन को लगता था कि अगर लीस के लोगों ने थोड़ा बहुत किंग्स लैंडिंग में अच्छी चीजें की भी तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें दिक्कत क्या है। और उसी कारण थैडियस रोवन सभी गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करते, वो ढेर सारा पैसा खाने लग गए, ब्राइब्स लेने लग गए और जो भी लीस के लोगों को करना है वो उन्होंने करने दिया। और इसका रीजन था कि सही में थैडियस रोवन को कोई भी लीस वालों का सिनिस्टर प्लान है, कुछ बहुत ही डेंजरस चीजें वेस्टेरोस में वो कर रहे हैं, ऐसा थैड रोवन को सही में कुछ नहीं लगा। थैडियस रोवन को बस इतना ही लगा कि ये जो लीस की रोगेर फैमिली है वो रिच एंड पावरफुल जरूर है, बट वो बस यहाँ पर धंधा करना चाहते हैं। कोई भी अगर वेस्टेरोस का ट्रेडर या फिर कोई हाउस ऐसे ही धंधा अगर किंग्स लैंडिंग में करना चाहता है तो थैडियस रोवन या कोई भी हैंड ऑफ द किंग उसे क्यों ही रोकेगा। तो बेसिकली कहना यही है कि थैडियस रोवन को ऐसे लाइजिन फैमिली, रोगेर फैमिली कुछ धंधा कर रही है, इसमें कुछ बुरी चीज नहीं लगी। बट ऐसे लाइजिन फैमिली इस समय पर किंग्स लैंडिंग में दखल अंदाजी करने लगी है, ये चीज स्मॉल फोक को काफी नाराज करने लगी। इसके पहले अनविन पिक ने भी उन्हें जो चाहिए उनको अलग अलग पोजीशंस पर हायर किया था। अनविन पिक ने उनके स्पेशल दोस्तों को यहाँ पर लाया था और बड़ी बड़ी पोस्ट उनको दी, बट उस समय पर स्मॉल फोक ज्यादा गुस्से में नहीं आई। बट ऐसे लीस की फैमिली किंग्स लैंडिंग में पावरफुल होने लगी है, ये चीज स्मॉल
स्मॉल फोक को हजम नहीं हुई, क्योंकि लीस के लोग मतलब फॉरेनर्स थे, वो कोई एंडाल्स नहीं थे। एंड किंग्स लैंडिंग में वैसे काफी रेसिज्म था। उन्हें अगर कोई वेस्टरोस का बंदा अगर वहां पर धंधा कर रहा है तो चल जाता, बट ऐसे लीस के बाहर से जो आए हुए लोग हैं उन्हें वो घुसपैठिए समझते, और ऐसे घुसपैठिए किंग्स लैंडिंग में पावरफुल ना हो, यही ओपिनियन कई सारे स्मॉल फोक का था। तो ऐसे हैंड ऑफ द किंग थैडियस रोवन पर स्मॉल फोक जरूर नाराज हुई, बट उसी के साथ साथ जो फॉर्मर हैंड ऑफ द किंग अनविन पिक के इस समय पर किंग्स लैंडिंग में बचे हुए लॉयलिस्ट थे, वो भी इन डिसीजन से काफी खफा हुए। उन्हें भी मनी मन सीक्रेटली लॉर्ड थैडियस रोवन पर गुस्सा आने लगा था। और इस बात को याद रखिए, क्योंकि आगे आने वाले कहानी में ये फैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज साबित होगी। तो लेट्स मूव अहेड। ऐसे ही 134 एसी का साल खत्म हुआ और 135 एसी के शुरुआत में वेस्टरोस में स्प्रिंग का मौसम आया। सब जगह से विंटर अभी कम होने लगा था, सब जगह पर बहुत ही खूबसूरत पेड़ पौधे दिखने लग गए थे, पत्ते झड़ने लग गए थे और स्प्रिंग का मौसम यहाँ पर आया। और इस छोटे से टाइम पीरियड को वेस्टरोस के इतिहास में कहा गया था लाइजीनी स्प्रिंग। तो एज आई सेड, स्मॉल फोक वैसे इस लाइजीन स्प्रिंग से खुश नहीं थे, बट स्मॉल फोक कितना भी गाली दे दे, ऑलमोस्ट 10 सालों के बाद में रोगेर फैमिली के वजह से किंग्स लैंडिंग में एक अच्छा इकोनॉमिक टाइम पीरियड आया था। एंड दैट क्रेडिट गोज टू रोगेर फैमिली के लीडर लिजांड्रो द मैग्निफिसेंट को। इसी में लीस के शहर में लिजांड्रो के पावर के वजह से उसे लीस में फर्स्ट मैजिस्टर का दर्जा दिया गया। मतलब वो एकदम अभी टियर 1 ऑफ मैजिस्टर्स में पहुंच गए थे और वो वहां के सबसे पावरफुल लोगों में से एक बने। ये सब जब शुरू था तभी 135 एसी के शुरुआत में ही ड्रेजेन को रोगेर ने फाइनली डॉन के एलिएंड्रा मार्टेल को पटा लिया था और ड्रेजेन को और एलिएंड्रा की शादी कराई गई। एलिएंड्रा ने अपने हैंडसम हस्बैंड ड्रेजेनको को उसका प्रिंस कॉन्सोर्ट और लॉर्ड ऑफ स्टेपस्टोन्स डिक्लेयर कर दिया। देन इसके बाद 135 एसी के शुरुआत में ही 2 अच्छे इवेंट्स भी हुए। सबसे पहले 135 एसी के मार्च के महीने में रेना फाइनली ड्रैगन राइडर बनी, क्योंकि उसका पिंक मॉर्निंग ड्रैगन अभी वैसे काफी बड़ा हो गया था और उसी पर बैठकर रेना ने किंग्स लैंडिंग के कई सारे चक्कर काटे। यहाँ वहां पर आसमान में एक पिंक ड्रैगन उड़ते हुए देखकर सभी स्मॉल फोक बहुत खुश हुए और वो रेना के नाम के नारे लगाने लगे। ऐसे एक ड्रैगन आसमान में उड़ रहा है तो स्मॉल फोक तो खुश हुए ही, बट उसी के साथ रेड कीप में विसेरिस, उसकी वाइफ लारा, छोटी क्यूट क्वीन डेनेरा, ऐसे सभी लोग खुश हुए। बट किंग एगोन द थर्ड उस पिंक ड्रैगन को देख के ही घबरा जाता। एगोन द थर्ड को अभी भी ड्रैगन्स का बहुत गुस्सा रहता, उनसे वो डर के रहता, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी वो PTSD था ऑफ हिज मदर रेनिरा बीइंग बर्न्ड अलाइव बाय अ ड्रैगन। तो एनीवेज 3 साल पहले जिन स्मॉल फोक ने ड्रैगन्स को चुन चुन के मारा था, अभी वही स्मॉल फोक ड्रैगन को देख के खुश हो गए थे। हर दिन रेना अलग अलग जगहों पर लंबी लंबी उड़ानें भरने लगी थी और एक दिन तो वो सीधा मॉर्निंग को लेके ड्रैगन स्टोन तक भी गई। इसी में अर्ली 135 एसी में 20 ईयर ओल्ड लारा ऑफ लीस ने एक बेटे को जन्म दिया एंड उसका भी नाम रखा गया एगोन। सिर्फ 13 ईयर ओल्ड विसेरिस बाप बन चुका था और जैसे ही एगोन का जन्म हुआ तो उसके क्रेडल में भी एक ड्रैगन एग को रखा गया था। पार्ट 4, अटैक ऑफ हॉरिबल बेबी ड्रैगन, द एंड ऑफ ड्रैगन एज नियर्स। 135 एसी का साल आ चुका था और इस साल वेस्टरोस में कुछ बहुत ही हॉरिबल चीजें हुई, कुछ बहुत ही बुरी ट्रेजेडीज हुई। तो सबसे पहले ड्रिफ्टमार्क पर 1 साल के बेबी लेना का ड्रैगन एग हैच हुआ और उसमें से एक अजीब सा बिना पंख वाला अंधा ड्रैगन जैसे दिखने वाला क्रीचर बाहर आया और उसने सीधा बेबी लेना पर अटैक कर दिया। वहां पर उस हॉरिबल क्रीचर ने बेला और एलिन के छोटे बेबी लेना का हाथ का एक छोटा सा मांस खा दिया और वहां पर बेचारी छोटी बेबी लेना रोने लग गई। साइड में ही बेला और एलिन कुछ बात कर रहे थे और जैसे ही एलिन
को बेबी लेना के चीखने की रोने की आवाज आई तो वो क्विकली भाग के उसके क्रेडल के पास आया और उसने उस क्रीचर को अपने हाथों में उठा लिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे क्विकली विंडो में से बाहर फेंका। लकीली एलिन वहां पर क्विक आया था, इसलिए कुछ और भी बुरी चीज होने से टली। वो भयंकर क्रीचर लेना को और भी कुछ बुरा हर्ट कर सकता था, मे बी उसे मार भी देता, बट एलिन वहां पर जल्दी से आया, इसलिए बेबी लेना के सिर्फ हाथ पर एक थोड़ी इंजुरी हुई और कुछ वहां पर बुरा चीज नहीं हुआ। तो इस बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में एलिन और बेला ने एक रेवन भेजा रेड कीप में, ताकि वो वहां पर एगोन द थर्ड और बाकी के परिवार को इतला करे कि ऐसे ड्रैगन एग में से मॉन्स्टर वगैरह अभी निकलने लगा है। तो ड्रैगन एग्स को क्रेडल में वगैरह किसी भी बच्चों के आसपास ज्यादा मत रखो। अगर उसमें से वापस कोई ऐसा डेंजरस क्रीचर बाहर आता है तो कुछ भी भला बुरा हो सकता है, सो बी केयरफुल। तो ये रेवन वाला मैसेज जैसे ही रेड कीप में आता है तो किंग एगोन द थर्ड का इसका बेहद गुस्सा आया। वो तो पहले से ही ड्रैगन से नफरत करता ही था, बट अभी ऐसा कुछ ड्रिफ्ट मार्क पर हो गया है तो उसे ड्रैगन्स के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। किंग एगोन द थर्ड ने अपने गुस्से में एक हुक्म दे दिया कि रेड कीप में जितने भी ड्रैगन एग्स इस समय पर है उन सभी को ड्रैगन स्टोन भेजा जाए। कोई भी ड्रैगन एग ऐसे क्रेडल में वगैरह यहाँ पर नहीं चाहिए, उन सभी ड्रैगन एग्स की जगह है ड्रैगन स्टोन। तो जैसे ही ये हुक्म दिया गया तो अलग अलग ड्रैगन एग्स को पैकिंग करना शुरू हो गया ताकि उन सबको ड्रैगन स्टोन पर भेज सके। अभी इस समय पर एगोन द थर्ड के छोटे भाई विसेरिस और उसके बेबी एगोन का एग इस समय पर रेड कीप में ही था और वो दोनों ड्रैगन एग्स विसेरिस रेड कीप में ही रखना चाहता था। ऑलमोस्ट 8 सालों पहले छोटे विसेरिस को उसका ड्रैगन एग दिया गया था और वो ड्रैगन एग उसने हमेशा संभाल के रखा। इवन शराको ने जब उसे किडनैप किया, फिर वो जब ये बम्बानो बज्जेन के साथ में था और इवन वो जब लीस में रोगेर फैमिली के साथ रहा, तब उसके पास हमेशा उसका ड्रैगन एग रहा। उसने इतने साल उस ड्रैगन एग को अच्छे से रखा था और वो इसी उम्मीद में था कि कभी ना कभी उसमें से एक ड्रैगन बाहर जरूर आएगा। बट सैडली विसेरिस का ड्रैगन अब तक बाहर नहीं आया था और अभी उसी में उसके बड़े भाई एगोन द थर्ड ने ये हुक्म दे दिया कि उसके ड्रैगन एग को छीना जाएगा और उसे ड्रैगन स्टोन पर भेज दिया जाएगा। तो एगोन द थर्ड के इस डिसीजन को लेके विसेरिस और एगोन द थर्ड में पहली बार थोड़ी भाई भाई वाली छोटी सी फाइट होती है, क्योंकि विसेरिस चाहता था कि उसका ड्रैगन एग उसी के साथ रहे, बट वो अभी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसका भाई किंग एगोन द थर्ड अपने डिसीजन पर कायम रहा। पार्ट 5 असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन किंग एगोन द थर्ड। एक दिन ऐसे ही लिटिल क्वीन डेनेरा, गेमॉन और किंग एगोन द थर्ड शाम के वक्त एकदम अच्छे से नाश्ता पानी कर रहे थे। वो तीनों दोस्त कुछ खेल भी रहे थे, उनके बीच में बातें शुरू थी और वहीं पर साइड में मशरूम का एक अलग ही डांस शुरू था। एज वी नो दैट एगोन द थर्ड को तो वैसे मशरूम ज्यादा पसंद नहीं आता, उसे वो एंटरटेनिंग नहीं लगता, वो उसे देख के नहीं हंसता, बट गेमॉन और खास करके लिटिल क्वीन डेनेरा का मशरूम लाडला बन चुका था। वो दोनों भी मशरूम का अजीबोगरीब डांस और उसके जोक्स वगैरह देख के हमेशा हंसते रहते और ऐसा ही यहाँ पर एक क्यूट सा लम्हा शुरू था। बट देन पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ, पहले डेनेरा के पेट में एकदम दर्द होने लगा और कुछ ही मिनटों के बाद में इवन गेमॉन ने भी पेट पकड़ा और वो जोर से दोनों भी तड़पने लग गए। ये देख के भागकर मशरूम और बाकी कुछ गार्ड्स ने ग्रैंड मास्टर मनकोन को उस लोकेशन पर लाया और ग्रैंड मास्टर मनकोन को वही के वही समझ गया कि उन दोनों को किसी ने पॉइजन किया है। गेमॉन और डेनेरा को दोनों को फटाक से मनकन के क्वार्टर्स में लाया गया था, जहां पर मनकन ने क्विकली दोनों को पोशंस वगैरह दिए ताकि उनके ऊपर जहर का असर ना हो सके। रात में दोनों भी डेनेरा और गेमॉन काफी तड़प रहे थे, उनके ऊपर पोषण का कुछ रिएक्शन हो रहा था और जहर भी अपना काम कर ही रहा था। अगले दिन सुबह तक दोनों भी काफी दर्द में रहे, काफी रो रहे थे और इवेंचुअली अगले दिन सुबह सुबह डेनेरा का दर्द पेट का कम हुआ और कैसे तो करके लिटिल क्वीन डेनेरा को अच्छी नींद आई। गेमॉन पेल हेयर की भी अगले दिन सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग में आंख बंद हुई, बट उसकी जो आंखें बंद हुई
वो कभी खुली ही नहीं। गेमॉन पेल हेयर वॉज पॉइजन्ड एंड ही वॉज डेड। कल के दिन शाम में एगोन द थर्ड, गेमॉन और डेनेरा जो भी खाना वगैरह खा रहे थे उस पूरे खाने को सीज किया गया और ग्रैंड मिस्टर मनकन ने उस खाने पर एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए ताकि वो ढूंढ सके कि एग्जैक्टली उसमें कौन सा पॉइजन मिक्स किया गया था। कुछ ही टाइम में मनकन को पता चला कि जो एप्पल टार्ट था उसमें एक भयंकर पॉइजन डाला गया था जो यही कुछ 2 घंटे में खाने वाले को मार सकता है। तो यहाँ पर एक चीज लकी ये हुई थी कि किंग एगोन द थर्ड को एप्पल टार्ट पसंद नहीं थे, क्योंकि किंग एगोन को स्वीट्स ही ज्यादा पसंद नहीं थे। तो इसीलिए उसने कल के दिन पर एप्पल टार्ट को नहीं खाया, बट गेमॉन और डेनेरा को एप्पल टार्ट पसंद था और उन दोनों ने वो जैसे ही खाया तो वो दोनों पॉइजन्ड हो गए। तो यहाँ पर बेसिकली किंग एगोन द थर्ड और उसके रॉयल परिवार पर एक जानलेवा अटैक हुआ था। तो अभी ये पॉइजन किसने मिक्स किया था ये ढूंढ के निकालने के लिए किंग्सगार्ड ने सभी कुक्स, बेकर्स, नौकर चाकर उन सभी को बंदी बनाया और सभी के ऊपर बुरा टॉर्चर शुरू किया ताकि पता चले ऐसा जानलेवा हमला एगोन द थर्ड पे किसने किया है। और कुछ ही टाइम के टॉर्चर के बाद में कुछ गजब ही इंफॉर्मेशन बाहर आने लगी। कुल मिला के टोटल 7 लोगों ने कन्फेस किया कि वो राजा एगोन द थर्ड को मारना चाहते थे, बट क्यों एग्जैक्टली वो उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया। इन 7 में से हर एक पर्सन उनकी कुछ अजीब ही कहानी बताता। किसी ने भी करेक्टली बताया ही नहीं कि जहर किसने और क्यों मिक्स किया था। ऐसा लग रहा था कि मानो सब झूठ भी बोल रहे हैं और सब सच भी बोल रहे हैं, बट एग्जैक्टली सिंगल कल्प्रिट कौन है ये किंग्सगार्ड को पता ही नहीं चला। और उसी कारण ये मिस्ट्री ही रह जाती है और ये मिस्ट्री और भी गहरी होती गई। इसी सब के बीच में एगोन द थर्ड बहुत ही सैड हो गया। ही वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉट। वो पूरा टूट गया था क्योंकि उसके बचपन का दोस्त, उसका यार गेमॉन पेल हेयर मारा गया था। गेमॉन के मरने के वजह से एगोन द थर्ड को इतना दर्द हुआ कि वो दिन भर रोते रहा। डेनेरा और विसेरिस के लाइफ में आने के वजह से एगोन द थर्ड अभी कुछ टाइम से हंसने लगा था। ही वॉज मिक्सिंग विथ एवरीवन, बट जैसे ही गेमॉन मर गया तो वो वापस अपने पुराने पर्सनालिटी एकदम सैड और साइलेंट में तब्दील हो गया। उसका वापस से सब जगह से इंटरेस्ट जाने लगा। उसे ना किंगडम में कुछ इंटरेस्ट था और ना ही उसे स्मॉल काउंसिल में आके कुछ सीखने में कुछ इंटरेस्ट था। इस गेमॉन पेल हेयर के हॉरिबल मौत से एक ही चीज अच्छी ये हुई कि अभी विसेरिस वापस एगोन द थर्ड से बात करने लगा था। लारा और विसेरिस इस टफ समय में एगोन द थर्ड को अच्छा सपोर्ट करने लगे। तो ऐसे किंग्स लैंडिंग में हुए ट्रेजेडी के बाद में अभी हम चलते हैं वेल में, जहां पर हुई 135 एसी की और एक ट्रेजेडी। पार्ट 6, ट्रेजेडी एट द रून स्टोन। तो जैसे कि हमने पहले जाना कि सर कॉर्विन कॉर्ब्रे यही कुछ 1000 मेन एट आर्म्स की आर्मी लेके इस समय पर वेल में ईरी में जा रहे थे। तो अभी 135 एसी के सेकंड हाफ में फाइनली सर कॉर्विन कॉर्ब्रे ईरी में पहुंच गए। वहां पर वो जैसे ही आर्मी लेके पहुंचे तो वहां पर उन्होंने पाया कि जॉफ्री वर्सेस अर्नोल्ड वर्सेस इसेम्बार्ड, ये राइवलरी अभी भी शुरू है। वहां पर ईरी में रहते रहते अलग अलग मीटिंग्स में सर कॉर्विन कॉर्ब्रे ने जॉफ्री, अर्नोल्ड और इसेम्बार्ड के सभी चीजों को अच्छे से सुना। कॉर्विन कॉर्ब्रे ने सभी चीजों को अच्छे से स्टडी किया और ऑलमोस्ट 10 दिनों के बाद में लॉर्ड सर कॉर्विन कॉर्ब्रे ने डिसीजन दिया कि ईरी का तख्त जाएगा सर जॉफ्री एरिन के पास में ही। तो कॉर्विन कॉर्ब्रे ने ये डिसीजन ईरी में एकदम खचाखच भरे हुए दरबार में दिया और जैसे ही उन्होंने ये डिसीजन दिया तो वहां पर ईरी के दरबार में एक भगदड़ मच गई। और जैसे ही वो हुआ तो वहां पर मौजूद सर कॉर्विन कॉर्ब्रे की आर्मी और इवन सर जॉफ्री एरिन की जो आर्मी वहां पर मौजूद थी, उन्होंने क्विकली ग्लाइडेड फैल्कन इजम्बार्ड एरिन को बंदी बना लिया। ये सब जब भगदड़ शुरू हो गई थी, थोड़े से लोगों की जानें वहां पर जब गई, तभी उसी सब भगदड़ के बीच में
इवन एल्ड्रिक एरिन ने अपनी तलवार निकाली थी और वो सीधा सर जॉफ्री एरिन को मारने जाने ही वाले थे कि वहीं पर उस समय पर सर कॉर्विन कॉर्ब्रे बीच में आए और उन्होंने अपने लेडी फॉरलॉन तलवार से एल्ड्रिक को इंजोर्ड किया और उसे ऐसी किक मारी कि एल्ड्रिक सीधा ईरी के फेमस मून गेट में से नीचे गिर के मारा गया। बट ये सब अचानक से जो छोटी भगदड़, छोटा सा बैटल वहां पर हुआ, उस बैटल के भगदड़ के बीच में एल्ड्रिक के पिता सर आर्नोल्ड वहां से भाग गए। वो कब भागे, एग्जैक्टली क्या हुआ, ये कुछ भी सर कॉर्विन कॉर्ब्रे के समझने के पहले काफी देरी हो गई थी, क्योंकि कॉर्विन ने उनके कुछ लोग आर्नोल्ड के पीछे भेजे जरूर, बट कुछ भी समझने के पहले आर्नोल्ड एरिन ईरी कैसल के बाहर के वेल के वादियों में गायब हो गया। तो वो एग्जैक्टली कहाँ गया ये कॉर्विन कॉर्ब्रे को कुछ टाइम तक पता नहीं चला, बट कुछ ही टाइम के बाद में उसे ये समझता है कि आर्नोल्ड एरिन गया है र्यूनस्टोन अपने पुराने दोस्त गुंथुर रॉयस के यहाँ पर। तो इस समय पर ये जो र्यूनस्टोन में हाउस रॉयस का लॉर्ड गुंथुर रॉयस था, ये काफी बड़ा सा ह्यूज सा बंदा था दिखने में और उसे सभी लोग ब्रॉन्ज जायंट भी कहते हैं। तो ये जो भी ब्रॉन्ज जायंट गुंथुर रॉयस थे, उनका एक जमाने में स्क्वायर रह चुका था सर आर्नोल्ड एरिन और इवेंचुअली उस आर्नोल्ड और गुंथोर के बीच में दोस्ती हुई थी। तो ये लॉर्ड गुंथोर रॉयस वैसे बूढ़े थे बट एकदम डैशिंग बंदे थे। वो र्यूनस्टोन से वहां के इलाके पर बहुत ही अच्छी तरीके से सालों से रूल करते आए थे और उन्होंने अपने कैसल र्यूनस्टोन में आर्नोल्ड एरिन को पनाह दी। तो जैसे ही इस चीज के बारे में कॉर्विन कॉर्ब्रे को पता चला तो ऑफ कोर्स कॉर्विन कॉर्ब्रे अपने आर्मी को लेके सीधा र्यूनस्टोन चला गया। कॉर्विन चाहता था कि आर्नोल्ड एरिन को वो बंदी बना सके, क्योंकि आर्नोल्ड एरिन ने ईरी के नए चूज किए गए लॉर्ड सर जॉफ्री एरिन के खिलाफ बगावत की थी। तो इसीलिए वहां पर कॉर्विन कॉर्ब्रे एक बड़ी आर्मी लेके आया और र्यूनस्टोन के कैसल के बाहर वो खड़ा हो गया था। तो जैसे ही इस चीज के बारे में गुंथोर रॉयस को पता चला तो ब्रॉन्ज जायंट गुंथोर रॉयस अपने कैसल र्यूनस्टोन में से बाहर आते हैं ताकि वो कॉर्विन कॉर्ब्रे से कुछ बात कर सके। तो वहां पर कुछ टाइम के लिए कॉर्विन कॉर्ब्रे और गुंथोर रॉयस के बीच में आर्नोल्ड एरिन के कस्टडी को लेके थोड़ी सी बातें शुरू हो गई और ये बातें कुछ ही टाइम में थोड़े बहुत बहस में बदल गई। थोड़े टाइम के लिए ये बहस शुरू रही अच्छी तरीके से, बट कुछ ही मिनटों के बाद में वो बहस थोड़ी सी गुस्से वाले, गाली गलौच वाले बातों में तब्दील हो गई और बातों ही बातों में कॉर्विन कॉर्ब्रे ने सीधा अपने लेडी फॉरलॉन पर हाथ रखा और उन्होंने अपनी थोड़ी सी तलवार बाहर निकाली ताकि वो ब्रॉन्ज जायंट गुंथोर रॉयस को कुछ डरा सके। बट जैसे ही कॉर्विन कॉर्ब्रे ने अपनी लेडी फॉरलॉन तलवार सिर्फ आधी बाहर निकाली, तभी र्यूनस्टोन कैसल के कुछ क्रॉसबोमैन ने एकदम जोर से दनादन 3-4 क्रॉसबो एरोज को फायर किया कॉर्विन पे और वो एरोज सीधा कॉर्विन के गले में और आंख में घुसा और कॉर्विन कॉर्ब्रे वही के वही बुरी तरह से मारा गया। कॉर्विन कॉर्ब्रे पे ये किया गया हमला मतलब डायरेक्टली आयरन थ्रोन पे किया गया हमला था। दिस वाज अटैक ऑन किंग एगोन द थर्ड एंड ऑफ कोर्स इसका बदला तो लिया जाएगा। पार्ट 7 बैटल एट द गल टाउन। ये साल था 135 एसी और इस साल के यही कुछ सितंबर महीने में लॉर्ड कॉर्विन कॉर्ब्रे की बहुत ही सैड अंदाज में बहुत ही हॉरिबल मौत हुई थी र्यूनस्टोन के कैसल के बाहर। जैसे ही इसके बारे में किंग्स लैंडिंग में रेड कीप में स्मॉल काउंसिल को पता चला तो ऑब्वियसली आयरन थ्रोन इस मौत के खिलाफ एक करारा जवाब देने ही वाले थे। आफ्टर ऑल लॉर्ड कॉर्विन कॉर्ब्रे मतलब किंग एगोन द थर्ड के काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में से एक थे और उनको मारना मतलब आयरन थ्रोन पे हमला हुआ। अभी कोई पीस का चांस ही नहीं था, कोई समझौते का चांस नहीं था। हैंड ऑफ द किंग एगोन द थर्ड लॉर्ड थैडियस रोवन ने क्विकली कई सारे रेवंस को वेल में भेजा और उन रेवंस में से सिर्फ एक ही मैसेज भेजा गया था कि चॉइस वैसे सिंपल है, अगर आप जॉफ्री एरिन को सपोर्ट करते हो मतलब तुम आयरन थ्रोन का रिस्पेक्ट करते हो, तुम हमारी बात मानते हो, बट अगर तुम इसेम्बार्ड एरिन और मैड एयर आर्नोल्ड एरिन को सपोर्ट करते हो
तो तुम आयरन थ्रोन के खिलाफ हो और तुम्हारी धज्जियां उड़ाई जा सकती है। तो चूज वाइजली, डू नॉट प्रोवोक द आयरन थ्रोन्स डिस्प्लेजर। ऐसा रेवन वेल के कई सारे छोटे मोटे लॉर्ड्स को चला जाता है और कई सारे लॉर्ड सर जॉफ्री एरिन को सपोर्ट करते भी है, बट कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मैड एयर आर्नोल्ड एरिन को सपोर्ट किया और ब्रॉन्ज जायंट गुंथोर रॉयस को सपोर्ट किया। तो बैटल्स तो करनी ही पड़ेगी। वेल के ऐसे रेबेलियन को एकदम फोर्सफुली खत्म करने के लिए थेडियस रोवन ने वहां पर हमला करने का फैसला किया और बैटल लाइंस को ड्रॉ किया गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं सर जॉफ्री एरिन के बारे में। तो उनके सपोर्ट में हाउस कॉर्बरेथ है एंड फिर वेल के बाकी के कुछ हाउसेस, हाउस हंटर, हाउस क्रेन्स और हाउस रेडफोर्ड भी थे। दूसरी तरफ मैड एयर आर्नोल्ड एरिन के सपोर्ट में ब्रॉन्ज जायंट का फेमस हाउस रॉयस था, उसी के साथ हाउस टेम्पल्टन, टॉलेट, कोल्ड वाटर और इवन छोटे हाउस डटन ने भी आर्नोल्ड को सपोर्ट किया था। तो मेन इंपॉर्टेंट बैटल यही थी सर जॉफ्री एरिन और मैड एयर आर्नोल्ड एरिन के बीच में। अभी इसके अलावा जो तीसरे थे यानी कि जो ग्लाइडेड फैल्कन इजेम्बार्ड एरिन थे, उनका भी फैक्शन वैसे देखा जाए तो इस वॉर में आना तो चाहिए था, बट वैसे वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाए क्योंकि सर जॉफ्री एरिन ने पहले से ही इजेम्बार्ड एरिन को ईरी में बंदी बना के रखा था। तो इसी कारण जो हाउस ग्राफ्टन ऑफ गर्ल टाउन थे, जो वेल के वन ऑफ द बिगेस्ट हाउस में से एक है, वो इस वॉर में शामिल ही नहीं होते क्योंकि उनका सपोर्ट ग्लाइडेड फैल्कन इजेम्बार्ड एरिन को था, बट इजेम्बार्ड तो पहले से ही ईरी के स्काई सेल्स में रखे गए थे। तो थंडरस थेडियस रोवन ने बैटल्स के प्लान बनाने शुरू कर दिए और उस हिसाब से अलग अलग आर्मीज वेल में जाने लगी। सबसे पहले तो हैंड ऑफ द किंग थेडियस रोवन ने उनके बेटे सर रॉबर्ट रोवन के कमांड में 5000 मेन एट आर्म्स को किंग्स लैंडिंग से नॉर्थ में वेल के तरफ भेजा एंड वैसे ही उन्होंने हुक्म दिया कि हाउस मूटॉन, हाउस डैरी और हाउस हेफर्ड को भी उनके कुछ मेन एट आर्म्स भेजने पड़ेंगे। तो उन अलग अलग हाउसेस ने भी उनकी छोटी मोटी आर्मी किंग्स लैंडिंग से भेजे गए आर्मी में ऐड करने के लिए हाँ कहा। इसी में थेडियस रोवन ने रिवरलैंड्स में भी रेवन भेजे और वहां से भी कुछ आर्मीज को वेल में अटैक करने के लिए कहा, जिनमें थे 600 हाउस फ्रे के मेन एट आर्म जो इस समय पे ट्राइडेंट के यहाँ पर आ ही गए थे, और उस हाउस फ्रे के आर्मी में ब्लडी बेन ब्लैकवुड के यही कुछ 1000 मेन एट आर्म्स भी ऐड होंगे। तो ओवरऑल वेल के वादियों में से आयरन थ्रोन के लिए फाइट करने वाली ऑलमोस्ट 9000 स्ट्रॉन्ग मेन एट आर्म की आर्मी अभी इकट्ठा हुई थी और वो पूरी आर्मी वेल के पहले एक जगह पर मिक्स होती है, वो एक होती है और वो एक साथ निकलते हैं ईरी के तरफ इन सपोर्ट ऑफ जॉफ्री एरिन। अभी ये आर्मी माउंटेन के रास्ते ईरी के तरफ जा रही थी ईरी का डिफेंस बढ़ाने के लिए और बाद में आगे रूनस्टोन पे अटैक वगैरह करने के लिए, बट दूसरे तरफ एक सेकंड अटैक समुंदर के रास्ते से थेडियस रोवन ने भेजा था और उनका काम था गल टाउन के बंदरगाह पे अटैक करना। एज आई सेड बिफोर, हाउस ग्राफ्टन ऑफ गल टाउन ने वहां के एरिन लॉर्ड इसेम्बार्ड एरिन के सपोर्ट में एक आर्मी खड़ी की थी। तो वो आर्मी वैसे तो डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं थी, बट वो फ्यूचर में एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकती थी क्योंकि उनका इरादा अभी भी जॉफ्री एरिन को सपोर्ट करना नहीं था। तो उन्हें सबक सिखाने के लिए गल टाउन पर समुंदर के रास्ते अटैक करने का थेडियस रोवन ने डिसीजन लिया। थेडियस रोवन चाहते थे कि गल टाउन के बंदरगाह पे ऐसा अटैक किया जाए कि गल टाउन का हाउस ग्राफ्टन चुपचाप सरेंडर करे, वो इजेम्बार्ड एरिन को सपोर्ट ना करे और वो जॉफ्री एरिन को सपोर्ट करे। तो इसके लिए लॉर्ड थेडियस रोवन ने ड्रिफ्टमार्क पर रेवन भेजा और कहा कि उन्हें मदद चाहिए। वो चाहते हैं कि गल टाउन के बंदरगाह पे सी अटैक किया जाए और उसी के तहत एलिन वेलेरियन की वेलेरियन फ्लीट निकलती है हाउस ग्राफ्टन पे अटैक करने के लिए गल टाउन के तरफ।
तो जैसे ही ये सब चीजें हो रही थी तभी मीनवाइल बेला एक्चुअली ड्रैगनस्टोन पर जाती है ताकि वो अपने सिस्टर रेना को सपोर्ट कर सके। जैसे ही बेला रेना को मिलती है तो रेना काफी गुस्से में थी, वो बहुत ही सैड हो चुकी थी क्योंकि उसके हस्बैंड कॉर्विन कॉर्ब्रे मारे गए थे और रेना इतना गुस्से में थी कि वो उसके ड्रैगन मॉर्निंग पर बैठ के सीधा वहां पर वेल में जाके अटैक करना चाहती थी, बट बेला ने उसे वैसे करने से रोका क्योंकि मॉर्निंग ड्रैगन अभी वैसे छोटा ही था और रेना कोई एकदम बैटल वगैरह में लड़ने वाली लड़की नहीं थी। तो बेला ने वहां पर रेना को सहारा दिया और उसके गुस्से को कंट्रोल करने में मदद की। दूसरे तरफ एलिन के फ्लीट में सिर्फ और सिर्फ सेलर्स नहीं थे, तो उसके जहाजों पर एक्चुअली टारगेरियन के आर्मी को भी रखा गया था। कई सारे टारगेरियंस के मेन एटम वहां पर एलिन वेलेरियन के वेलेरियन फ्लीट में मौजूद थे और उसका कमांडर इन चीफ बनाया गया था लेडी लारा ऑफ लीस के भाई मोरेडो रोगेर को। बट मोरेडो को भी अच्छी तरीके से कॉमन टंग यानी कि इंग्लिश बोलने आती ही नहीं थी, वो कुछ ही वर्ड बोल पाता और उसकी एकदम ब्रोकन अंग्रेजी होती थी और उसी कारण वो हमेशा अपने साथ ट्रांसलेटर्स को लेके घूमता। अभी नॉर्मल छोटे मोटे कॉन्वर्सेशंस के लिए ऐसे ट्रांसलेटर्स यूज करना ठीक है, बट बड़े से आर्मी को अगर तुम्हें मोटिवेट करना है तो उनके साथ में अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन तुम्हें आना ही चाहिए, जो मोरेडो को नहीं आता। और उसी कारण मोरेडो रोगेर एज अ लीडर ऑफ टारगेरियन आर्मी ये थोड़ा सा अजीब सा डिसीजन लॉर्ड थैडियस रोवन ने लिया था और ये डिसीजन देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ दाल में काला है। मे बी थैडियस रोवन ने कुछ पीठ पीछे पैसे खाए होंगे, उन्होंने कुछ ब्राइब वगैरह लिया था ताकि मोरेडो यहाँ पर पूरे टारगेरियन आर्मी का कमांडर इन चीफ बन सके। तो ये सब जैसे ही हुआ था तो एक्चुअली अनविन पिक के जो लॉयलिस्ट होते हैं किंग्स लैंडिंग में, उन्होंने थैडियस रोवन को अक्यूज किया कि वो लीस के लिए बिक गए हैं, वो अभी इस समय पर लीस के जेब में है। ऐसे सब अक्यूजेशंस कुछ टाइम के लिए शुरू हो गए थे क्योंकि मोरेडो को बैटल में जाने दिया था। तो ये जो कुछ भी अक्यूजेशंस यहाँ वहां पे शुरू थे वो कुछ ज्यादा मायने नहीं रखते अगर टारगेरियंस इस गर्ल टाउन के हमले में सक्सेसफुल होते। बट हुआ उल्टा। एलिन वेलेरियन के वेलेरियन फ्लीट ने ग्लाइडेड फैल्कन इजम्बार्ड एरिन की जो भी फ्लीट थी उसको इजीली तबाह किया। ग्लाइडेड फैल्कन के कई सारे शिप्स को डुबाया गया। बट मोरेडो के अंडर जब टारगेरियन आर्मी गर्ल टाउन के बंदरगाह पे उतरी तभी चीजें बहुत ही हॉरिबली रॉन्ग होने लगी। मोरेडो को हुक्म मिला था कि उसे और उसके टारगेरियन आर्मी को गर्ल टाउन के बंदरगाह को बराबर से सीज करना था, उनको उसके कंट्रोल में लाना था और उस पे आयरन थ्रोन का रूल लाना था। बट उसमें मोरेडो रोगेर बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ। गर्ल टाउन में यहाँ पर उधर के हाउस ग्राफ्टन और इजेम्बार्ड एरिन का जो हाउस एरिन था उनके आर्मी ने बहुत ही अच्छी तरीके से गर्ल टाउन पर एक डिफेंस लगाया था और उसी में इफ यू रिमेंबर तो इजेम्बार्ड एरिन ने अपने पैसों से कुछ एसोस में से बहुत ही तगड़े तगड़े सेल सॉर्ड यहाँ पर लाए थे, तो वो सेल सॉर्ड भी यहाँ पर हाउस ग्राफ्टन और हाउस एरिन को बहुत ही अच्छा मदद करते हैं। और यहाँ पे जो बैटल लड़ी गई वो काफी डिफिकल्ट साबित हुई मोरेडो और हाउस टारगेरियन के मेन एटम्स और नाइट्स के लिए। मोरेडो के आर्मी ने ग्राफ्टन्स को कंट्रोल में लाने की कोशिश बेहद की, बट वहां पर नाइट्स ऑफ द वेल ने बहुत ही जबरदस्त फाइट करके टारगेरियंस के सोल्जर को बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया। इसी में मोरेडो को बराबर से ऑर्डर्स देने के लिए नहीं हो रहा था, वो जो भी बातें करने की कोशिश करता, वो जितने भी अलग अलग फॉर्मेशंस बताने की कोशिश करता, वो कम्युनिकेशन बराबर से उसके जरिए बाकी उसके बटालियंस में हो ही नहीं पाता क्योंकि मोरेडो की इंग्लिश, उसकी कॉमन टंग बहुत ही खराब थी। मोरेडो रोगेर का जो भी प्लान था वो बराबर से एग्जीक्यूट करने के पहले ही कई सारे टारगेरियन मेन एटम्स एग्जीक्यूट होने लगे। कुछ ही टाइम में इवन मोरेडो के कई सारे ट्रांसलेटर्स भी मारे गए और उसके बाद में तो सब खेल खत्म ही हो गया था। सब जगह पर बहुत ही बुरा केओस हो गया था और इस बहुत ही स्टूपिड वॉर में मोरेडो रोगेर की हार हुई।
देन यहाँ पर आगे एग्जैक्टली क्या हुआ ये हम थोड़ा बाद में जानते हैं। अभी इस समय पर हम चलते हैं सर रॉबर्ट रोवन और ब्लडी बेन के आर्मी के यहाँ पर, जो इस समय पर वेल के वादियों में से ईरी के तरफ जा रही थी। पार्ट 8 रिटर्न ऑफ अ लेजेंडरी ड्रैगन। जैसे जैसे ये आर्मी ईरी के तरफ माउंटेन्स में से आगे बढ़ रही थी, तभी वहां पर वेल के माउंटेन्स में बसे हुए कुछ अलग अलग क्लैंस ने उनके ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए। वेल के माउंटेन के क्लैन के जो भी लोग वो एकदम ही आदमखोर, बहुत ही डेंजरस ह्यूमंस थे। कहा जाता है कि वो फर्स्ट मैन के कुछ वंशज है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ वेल के माउंटेन क्लैंस इवन कैनिबल्स थे और वो कुछ इंसानों को मारकर खाने लगे थे। तो कुछ अलग अलग छोटे मोटे माउंटेन क्लैन के ग्रुप्स ने टारगेरियंस के इस आर्मी पर यहाँ वहां पर छोटा मोटा हमला किया था, ताकि वो कुछ लूट मार कर सके और कुछ ह्यूमंस को पकड़कर अपने बस्ती में लेके जाके उन्हें खा सके। तो एक बार ऐसे ही ब्लडी बेन के बटालियन पर भी अटैक किया वो माउंटेन क्लैंस के कुछ लोगों ने। तो तब ब्लडी बेन ने उनके बारे में लिख के रखा था कि ये जो माउंटेन क्लैन के लोग थे वो एकदम ही स्किनी, पतले दुबले किस्म के लोग थे, बट उनके हाथों में हथियार काफी बड़े बड़े पत्थर के थे। उन स्किनी माउंटेन क्लैन के लोगों को कितना भी मारो वो बिल्कुल भी मरते नहीं और वो किसी से डरते नहीं। ऐसे अजीब से ह्यूमंस ब्लडी बेन ने अपने जिंदगी में इसके पहले कभी नहीं देखे और ना ही उसके बाद कभी देखे। तो ऐसे ही माउंटेन क्लैंस के प्रॉब्लम को टैकल करते करते ये आर्मी इस समय पर ईरी के तरफ आगे बढ़ रही थी और कई बार रात के समय पर ये आर्मी थोड़ा बहुत रेस्ट करने के लिए कुछ जगहों पे रुकती थी और वैसे ही एक दिन वो एक जगह पे रुके हुए थे। वेल के माउंटेन में एक गुफा में ऐसे ही कैंप फायर किया गया था और वहां पर एक बटालियन अपना खाना वगैरह खा रही थी और कुछ लोग थोड़ा सा आराम कर रहे थे, कुछ अपना गेम वगैरह खेल रहे थे, तो कुछ खाना वगैरह पकाकर दूसरों को दे रहे थे। सो ऐसा ही कुछ इस केव में माहौल था। बट देन तभी किसी को कुछ भी समझने के पहले अचानक से उस छोटे बटालियन पर एक बड़े से ड्रैगन ने हमला किया और वो ड्रैगन कुछ लोगों को तो सीधा खा ही गया। कुछ भी समझने के पहले इस मैसिव ड्रैगन ने 7-8 लोगों को अपना खाना बनाया और ऑलमोस्ट 15-20 लोगों को तो उस ड्रैगन ने सीधा कुचल दिया। बाद में एक आई विटनेस ने बताया कि उस मैसिव ड्रैगन के ऊपर एक बहुत ही अजीब सी अगली दिखने वाली एक लड़की थी जिसके कपड़े वगैरह फटे हुए थे। ऑफ कोर्स दैट वाज नेटल्स और ये मैसिव ड्रैगन था शीप स्टिलर एंड दिस वाज the last sighting of Nettles and Sheep Stiller in entire book Fire and Blood. Nettles और Sheep Stiller का आगे क्या हुआ पता नहीं, but if you remember लास्ट टाइम हमने नेटल्स और शीप स्टिलर को जाना था जब नेटल्स डेमन टारगेरियन के साथ में हाउस मूटॉन के यहाँ पर यानी कि मेडन पूल में रही थी। जैसे ही डेमन और नेटल्स का मैडनेस एट द मेडन पूल खत्म हुआ था तभी डेमन ने नेटल्स को वहां से जाने के लिए कहा क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता था। ही वॉज अगेंस्ट रेनिराज ऑर्डर। तो जैसे ही नेटल्स वहां से शीप स्टिलर पे बैठ के निकल गई तो वो पिछले 4 से 5 सालों के लिए यहीं पर वेल के वादियों में एक गुफा में यहाँ वहां पर रह रही थी। एकदम सीक्रेटली उसने यहाँ पर अपना लोकेशन चूज किया था क्योंकि वेल के वादियों में से वैसे कोई ज्यादा जाता नहीं था। वहां पर अगर कोई रहता था तो वो सिर्फ और सिर्फ माउंटेन क्लैंस के कुछ लोग रहते थे वहां पर जो एकदम ही आदमखोर रहते। तो अभी एग्जैक्टली पता नहीं कि पिछले 4 सालों तक नेटल्स और शीप स्टिलर वहां पर वेल के वादियों में कैसे रहे, उन्होंने क्या खाना वगैरह खाया। नेटल्स ने तो फिर भी यहाँ वहां पर थोड़ी बहुत शिकार करके खाना खाया होगा, बट इतने मैसिव शीप स्टिलर ने एग्जैक्टली क्या खाना खाया, उन दोनों ने कैसे वहां पर जिंदगी काटी होगी उसके बारे में पता नहीं। बट इतना जरूर पता है कि भूखे शीप स्टिलर ने हाउस टारगेरियन के कई सारे मेन आइटम्स खाए और वैसा करते ही शीप स्टिलर और उसके ऊपर बैठी हुई नेटल्स वहां से गायब हो गए। एज आई सेड बिफोर, इसके बाद नेटल्स और शीप स्टिलर कहाँ पे गए, उनकी क्या आगे की कहानी रही,
ये और एक मिस्ट्री है फायर एंड ब्लड बुक की। बट यहाँ पर नेटल्स के बारे में वैसा थोड़ा सा रिसर्च जब बाद में किया गया था तभी इतना ही पता चला कि जो माउंटेन क्लैंस वहाँ के थे वो नेटल्स को फायर विच कहते, और जहाँ पर भी नेटल्स और शिप स्टीलर का लोकेशन था उससे वो दूर ही रहते। कुछ स्टोरी टेलर्स के अनुसार कई सारे माउंटेन क्लैंस उस फायर विच नेटल्स और उसके शैतानी ड्रैगन को भगवान मानने लगे थे और उसे वर्शिप करने लगे। और बाकी कुछ स्टोरी टेलर्स के अनुसार वहां पर रहते रहते नेटल्स माउंटेन क्लैंस को अच्छा खाना वगैरह खिलाती। तो कहानी बस इतनी ही है। एग्जैक्टली इसके बाद क्या हुआ ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। तो एनीवेज ये तो रहा रिटर्न ऑफ शिप स्टीलर। अभी हम वापस जानते हैं आखिर ब्लडी बेन, बेंजीकोट ब्लैकवुड और रॉबर्ट रोवन के आर्मी का क्या हुआ। तो जैसे जैसे ये टारगेरियन आर्मी ईरी के तरफ आगे बढ़ने लगी तो उनके प्रॉब्लम्स कम होने के बगैर एक्चुअली उल्टा हुआ और उनके प्रॉब्लम्स कंटिन्यूअसली बढ़ने लगे। अभी भी वो ईरी से वैसे काफी दूर थे और उन्हें ईरी तक पहुंचना है, मतलब एक लंबा ट्रैक करने पड़ने वाला था। बट इतना लंबा ट्रैक करने की पूरे आर्मी में अभी हिम्मत नहीं रही थी। उनकी आर्मी वैसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट 8 से 9 हजार की थी जब उसे भेजा गया था। बट अभी इस समय पर आर्मी में हार्डली 4 से 5 हजार लोग बाकी थे, क्योंकि बाकी के कई सारे लोग गायब होने के ढेर सारे रीजन रहे। एक तो हमने पहले ही जाना कि वेल के माउंटेन क्लैंस के लोग बार बार इस आर्मी पर अटैक कर रहे थे। यहाँ वहां से वो हर दिन एम्बुश होते रहते और उसी वजह से ऑलमोस्ट एवरी डे 50, 80, 100 टारगेरियन मेन एट आर्म्स मारे जा रहे थे। देन दूसरा रीजन था वहां की कड़ाके की ठंड, जिसके वजह से भी कई सारे टारगेरियन रिवरलैंड्स के वगैरह मेन एट आर्म्स जो एक इस आर्मी में आए थे वो बीमार पड़ने लगे, उनको ट्रैक करना ही मुश्किल जाने लगा। तो कई सारे मेन एट आर्म्स लिटरली वापस पीछे मुड़ गए, उनको ईरी पे वगैरह जाने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। बट फिर भी ब्लडी बेन के कहने पर और रॉबर्ट रोवन के कहने पर जो भी बचे कुचे लोग थे वो ईरी के तरफ जा रहे थे। बट देन एक दिन बहुत ही बुरा हादसा हुआ जिसमें इवन रॉबर्ट रोवन भी मारा गया। तो हुआ ये कि एक दिन नीचे के तरफ से रॉबर्ट रोवन और उसकी बटालियन धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे थे कि तभी उनके ऊपर एक वेल के माउंटेन क्लैंस का आदमखोर लोगों का ग्रुप आया और उस ग्रुप ने एक बहुत बड़ा ह्यूज पत्थर सीधा ऊपर से नीचे ढकेल दिया। उस बड़े पत्थर के एकदम जोर से नीचे आने के वजह से पूरा बर्फ वहां का हिल गया और पूरे बर्फ के एक लेयर ने और उस मैसिव पत्थर ने रॉबर्ट रोवन और उसके बटालियन को खत्म कर दिया। एक झटके में उन आदमखोर वेल के माउंटेन के वाइल्डिंग्स ने पूरे के पूरे 300 लोगों के बटालियन को खत्म कर दिया था। रॉबर्ट रोवन और उसकी बटालियन जिंदा दफनाई गई थी। जैसे ही ये बड़ा हादसा हुआ तो कई सारे लोग वापस पीछे मुड़ गए, क्योंकि उनको बिल्कुल भी आगे ईरी में जाने का इंटरेस्ट नहीं था। बट फिर भी कैसे तो करके बहुत ही डेंजरस ट्रेक के बाद में इतनी मौतें, ड्रैगन्स, बर्फ, इतना भयंकर वेदर को फेस करते करते ब्लडी बेन और यही कुछ 1000 मेन एट आर्म्स फाइनली पहुंचे ईरी को, और उनके आने से सर जॉफ्री एरिन के जान में जान आई। पार्ट 9 अटैक ऑफ द फेसलेस मैन, द ब्लडी ईयर इन लीस। 135 एसी के बीच में वेल में कुछ बैटल्स हुई थी और वैसे ही बाकी के नोन वर्ल्ड में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। साउथ में रीच, डॉर्न और क्राउन लैंड्स में कुछ अजीबोगरीब इंसिडेंट्स होने लगे थे। बट सबसे अजीब इंसिडेंट हुआ एसोस में, जब अचानक आउट ऑफ नोवेयर लिजांड्रो द मैग्निफिसेंट की लीस में मौत हो गई और उसके बाद सिर्फ 2 दिनों के बाद उसके छोटे भाई ड्रेजेन को रोगेर सनस्पेयर में मारा गया। लीस के बहुत ही पावरफुल फैमिली रोगेर फैमिली के 2 इंपॉर्टेंट लोगों की मौत ऐसे एक झटके में 24 घंटों के अंदर होना, मतलब
पूरा नोन वर्ल्ड हिल गया। मैंने नोन वर्ल्ड कहा क्योंकि ये मामला सिर्फ वेस्टरोस तक सीमित नहीं था, पूरे एसोस के बड़े बड़े शहरों में और इवन वेस्टरोस में पता चल गया कि ऐसे 2 पावरफुल मेंबर्स ऑफ रोगेर फैमिली अचानक मारे गए हैं और सब जगह पर खलबली मच गई। एलियांड्रा मार्टेल के हस्बैंड ड्रेजेन को रोगेर की मौत पहले सनस्पियर में हुई थी और वो मौत हुई क्योंकि उसके गले में एक पीस ऑफ बेकन अटक गया, तो मतलब उसके गले में खाना अटक कर उसकी मौत हो गई। तो दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई लिजांड्रो रोगेर अपने ही मैंशन के स्विमिंग पूल में डूब के मरा, जबकि वो एक बहुत ही अच्छा स्विमर था। तो ये दोनों मौतें इस तरीके से हुई थी कि आपको भी लगा ही होगा कि यहाँ पे कुछ दाल में काला है या फिर दाल ही पूरी काली है। अभी ये मौतें मतलब ऑब्वियसली कुछ झमेला था। इट वॉज सस। हाउस रोगेर के 2 इंपॉर्टेंट लोगों को खत्म करने के पीछे किसी ना किसी की साजिश जरूर होगी, बट इतने पावरफुल लोगों को मारना मतलब ये काम किसने किया होगा? सबसे पहले आर्कॉन ऑफ टायरोस ने एक थियरी दी। उनके मुताबिक रक्कालियो और रिंडुन ने उन दोनों को मारा होगा क्योंकि रोगेर फैमिली की वजह से ही लीस, टायरोस और डॉन का एक अलायंस बना था और उस अलायंस की वजह से रक्कालियो के कई लोग मारे गए थे और अभी रक्कालियो भी एक भगोड़ा बन के यहाँ वहां पर छुप के रहने लगा है। तो उसी कारण रक्कालियो को इस लीस के रोगेर फैमिली का गुस्सा आया होगा और उसने इस रोगेर फैमिली के 2 इंपॉर्टेंट लोगों को मार गिराया। बट दैट्स जस्ट एन ओपिनियन ऑफ आर्कॉन ऑफ टायरोस। बाकी कुछ लोगों का लगा कि रोगेर फैमिली कुछ ज्यादा ही नौटंकी करने लगी थी, इसलिए लीस के कुछ बाकी मर्चेंट्स, नोबेल्स और मैजिस्टर्स ने मिलकर रोगेर फैमिली की धज्जियां उड़ाने का सोचा। यहाँ पर भी कई लोगों का डाउट लाइजीनी लोगों पर आता है क्योंकि लाइजीनी लोगों में एक कहावत है कि वॉर्स को तलवारों से नहीं बट पॉलिटिक्स और पोषण से जीता जाता है। तो उनमें से ही किसी लिजांड्रो के राइवल्स ने कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके रोगेर फैमिली को खत्म करना चाहा क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ऊंचा उड़ने लगे थे। बट अगेन यहाँ पर उसके रिलेटेड मिस्ट्रीज और भी ज्यादा होती है। तो ऐसी कुछ थियरीज बाहर जरूर आई थी, बट जिस तरीके से सिर्फ 24 घंटों के बीच में दोनों रोगेर ब्रदर्स अलग अलग जगहों पर एकदम क्विकली मारे गए, जिस तरीके से उन दोनों मौत को एक एक्सीडेंट दिखाई गई थी जबकि ऐसा कुछ नहीं था, और जितना क्लीनली उन दोनों को मारा गया था वो देख के तो ऐसा ही लगता है कि उन दोनों के मौत के पीछे है ब्रावोस के डेंजरस फेसलेस मैन। जैसे ही रोगेर फैमिली के लिजांड्रो द मैग्निफिसेंट रोगेर और ड्रेजेनको रोगेर की मौत हुई तो उनके मरने की वजह से लीस में एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया था और उस पावर वैक्यूम को फिल करने के लिए कई लोगों ने कोशिश की क्योंकि वो चाहते थे कि वो बन सके रोगेर फैमिली का रिप्लेसमेंट इन लीस। बट उनके साथ भी कुछ भली बुरी चीजें होने लगी। लीस के लिजांड्रो और ड्रेजेनको की मौत मतलब सिर्फ 2 ही इवेंट ऐसे नहीं थे जो 135 एसी में हुए, उन दोनों के साथ साथ ही बाकी कई सारे लोगों की लीस में यहाँ वहां पर मौतें होने लग गई। इस पूरे 135 एसी के साल को लीस के इतिहास में ब्लडी ईयर इन लीस करके भी बुलाया जाता है क्योंकि इस साल लीस में हुआ था एक मौत का तांडव। लिजांड्रो के मरने के बाद किसी टोरियो हेन को जहर देके उसी के घर में मार गिराया गया था और ये वही मैजिस्टर है जिसकी बेटी मिनाडोरा हेन मेडन्स बॉल के इवेंट में एकदम नंगी आई थी। इस टोरियो हेन के साथ में तो इतना बुरा हुआ था कि सिर्फ उसे नहीं मारा गया बट उसके साथ उसके बीवी, उसके 3 रखेल और उसके पूरे के पूरे फैमिली इंक्लूडिंग हिज डॉटर मिनाडोरा सबको पॉइजन पिलाकर मारा गया था। फिर इसके बाद में किसी सिल्वेरियो पेंडारिस को लीस के टेंपल ऑफ ट्रेड के मंदिर में स्टैप करके मारा गया एंड फिर उसी के भाई पेनेरो पेंडारिस की मौत प्लेजर हाउस में हुई क्योंकि एक प्रोस्टिट्यूट ने उसका गला घोट के मर्डर कर दिया। लीस के किसी गॉनफेलोनियर मोरियो डेग्रोन नाम के बंदे को उसके ही पर्सनल बॉडीगार्ड्स ने मार गिराया। तो ये जो गॉनफेलोनियर होते हैं वो मतलब इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं फ्री सिटी ऑफ लीस में। इनको एक तरह का ऑफिशियल कैटेगरी में डाला जाता है लीस के आर्मी को लीड वगैरह करने के लिए। तो कई सारे ऐसे गॉनफेलोनियर है, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे लोग होते हैं और ऐसे ही एक बहुत ही तगड़े गॉनफेलोनियर मोरियो डेग्रोन को उसी के बॉडीगार्ड्स ने मार गिराया था। देन फिर आता है कोई मेटेनो ऑर्थिस नाम का बंदा जो कि वर्शिपर ऑफ गॉडेस पेंटेरा था जो कि एक लीस की गॉडेस है। तो
तो इस भाई साहब का लीस का अपना एक पर्सनल बड़ा सा जू था जिसमें उसने कई सारे डेडली एनिमल्स वगैरह भी बंदी बना के रखे थे। तो एक दिन किसी ने उसके पर्सनल जू के दरवाजे ही खोल दिए और उस जू में से उसी के कुछ भूखे डेंजरस शैडो कैट्स बाहर आ गए और वो सभी मेटेनो ऑर्थिस को खा गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मौतें ऐसी हुई थी, बट उन्हीं के साथ साथ ऑलमोस्ट 25 अलग अलग इंपॉर्टेंट मैजिस्टर्स और कई सारे पर्सनल अलग अलग जगहों पर मारे गए थे। खास करके उन सभी की मौतें हुई थी प्लेजर हाउसेस में जहां पर वो अपने मजे कर रहे थे। तो 135 एसी में ये सब एक अचानक से बहुत ही डेडली हमला सब जगह पर लीज पे हो गया था और इसका ब्लेम मोस्टली जाता है फेसलेस मैन ऑफ ब्रावोस पर। बट अभी एग्जैक्टली ये ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा ये हम थोड़ा सा बाद में जानते हैं। इस समय पर हम जानते हैं कि रोगेर फैमिली के साथ में क्या हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ लिजेंड्रो द मैग्निफिसेंट। तो एज वी नो लिजेंड्रो रोगेर के टोटल 6 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं और कई सारे बास्टर्ड्स थे जिनकी इतनी कुछ हमारे पास जानकारी है नहीं। तो लिजेंड्रो द मैग्निफिसेंट के मरने के बाद में उसका बड़ा लीज का मेंशन दिया गया था उसी के बेटी लाइसारा को। देन उसके विल में लिखा था कि उसके जो भी शिप्स वगैरह है वो उसके सन ड्रेको को जाएगा। देन उसने अपने विल में लिख के रखा था कि उसका जो लीस का फेमस ब्रॉथेल है वो चला जाएगा उसके बेटे फ्रेडो को। रोगेर लाइब्रेरी ऑफ लीस जाएगी उसके बेटी मारा को। एंड देन रोगेर बैंक जो पूरे फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था वो चली गई अंडर द कंट्रोल ऑफ लिजेंड्रो सन लाइसारो। तो ये तो उसके 5 बच्चों को दी हुई जायदाद हुई, बट इसके अलावा भी लिजेंड्रो द मैग्निफिसेंट के और 4 बच्चे बाकी थे। तो उनको उसने क्या दिया? तो बचे हुए 4 में सबसे पहले तो आती है लारा रोगेर। उसको लिजेंड्रो ने अपने विल में ज्यादा कुछ नहीं दिया क्योंकि लिजेंड्रो ने अपने बेटी को जितना कुछ दे सकता था वो दिया था और अभी वो रेड कीप की बहू बन चुकी है। देन आते हैं लिजेंड्रो के 3 बेटे जो उसने लारा के साथ में ही वेस्टरोस में रेड कीप में भेजे थे और ये 3 बच्चे मतलब है मोरेडो, रोजेरियो और लोथो। तो इन तीनों को भी काफी सारा पैसा लिजेंड्रो ने पहले ही दे दिया था। मोरेडो एक बहुत ही तगड़ा वॉरियर होने की वजह से लिजेंड्रो ने उसे उसके 700 मेन एट आर्म्स दे दिए थे। देन रोजेरियो और लोथो को इतना पैसा दिया था कि वो दोनों भी अपना धंधा, अपना बिजनेस किंग्स लैंडिंग में शुरू कर सके। तो इसलिए भी उनको ऐसे कुछ अलग से चीजें लिजेंड्रो ने अपने विल में नहीं दी थी। तो इस तरीके से लिजेंड्रो ने अपनी पुरानी रोगेर फैमिली की विरासत बहुत ही अच्छी तरीके से सब में डिवाइड की थी। बट लिजेंड्रो द मैग्निफिसेंट और उसके पहले के जनरेशन्स ने ये जो भी एक बहुत ही बड़ी विरासत हासिल की थी, बहुत बड़े फैमिली वो जो बने थे, वो सब बस कुछ ही महीनों में बर्बाद होने वाला था और उसका रीजन आपको कुछ ही टाइम में पता चलेगा। पार्ट 10 फॉल ऑफ हाउस रोगेर। तो अभी लिजेंड्रो द मैग्निफिसेंट ने इतने बड़े बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला था, बट उसने अपने बैंकिंग बिजनेस को अपने बेटे लाइसारो को देके गलती की थी। लाइसारो क्योंकि एक बहुत ही एम्बिशियस बंदा था और जैसे ही उसे रोगेर बैंक का कंट्रोल मिला तो उसने उस मौके पर चौका मारने की कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर डाली। कहा जाता है कि ही हैड ट्वाइस हिज फादर्स एम्बिशन एंड हाफ हिज फादर्स एबिलिटी। मतलब उसका एम्बिशन अपने बाप से ऑलमोस्ट डबल था, बट उसकी करने की कुछ भी जो औकात थी वो उसके बाप के आधे के बराबर भी नहीं थी। उसके बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े सपने थे, बट उन सपनों के तरफ किस तरीके से आराम से अच्छी तरीके से सोच समझकर जाना चाहिए यही नहीं पता था। वो वैसे मेहनती जरूर था, बट उसमें पेशेंस ही नहीं थे। उसका बहुत बड़ा बनने का सपना था बहुत ही जल्दी जल्दी में। पता नहीं क्यों इस लाइजारो को कुछ भी करके गॉन फेलोनियर बनना था, मतलब लीस के आर्मी का वन ऑफ द हेड बनना था और उसके लिए उसने अपनी जी जान लगा दी। कहते हैं कि गॉन फेलोनियर बनने के लिए उसने स्टेप्स लेने क्विकली शुरू किए ताकि वो अपने पिता का नाम रोशन कर सके। बट अगर वैसा बनना है तो उसके लिए काफी टाइम लगता है, ऐसे जल्दी में वैसे बन नहीं सकते। बट उसे अपने पिता के मरने के बाद यही कुछ अगले 2-3 महीनों में ही क्विकली कुछ भी करके गॉन फेलोनियर बनना ही था और इसीलिए उसने बहुत ही स्टूपिड डिसीजंस लेने शुरू किए। जैसे हमने जाना कि इस समय पर लाइजारो के हाथ में रोगेर बैंक की कमांड आ चुकी थी, तो उसके हाथ में काफी सारा पैसा आ गया था। तो उसने
उस पैसे को अंधाधुंध यहाँ वहां पर उड़ाना शुरू कर दिया। एज वी टॉक्ड अबाउट, कई सारे लोग लीज में यहाँ वहां पे मरने लगे थे, तो इस लाइजरो ने क्विकली अपने सेफ्टी के लिए काफी खर्चा कर दिया और उसने सीधा आस्तापुर से पूरे दुनिया के सबसे महंगे सोल्जर्स यानी कि इन अनसलिड को खरीदा। उसी में इस लाइजरो ने कई सारे मैजिस्टर्स को पैसा खिलाना शुरू कर दिया, कई लोगों को ब्राइब्स देने शुरू कर दिए, और इतनी बड़ी बड़ी ये ब्राइब्स थी कि उन मैजिस्टर्स ने कभी अपने सपने में भी नहीं देखी होगी। और इन सभी डिसीजंस का सिर्फ एक ही रीजन था कि उसे कुछ भी करके गॉनफैलोनियर बनना था। लाइजरो को लगा कि अगर वो 1000 स्ट्रॉन्ग के अनसलिड के आर्मी को लाता है और कई सारे अलग अलग मैजिस्टर्स को लीज के पैसे देता है, ब्राइब्स खिलाता है, तो उसकी पावर बढ़ेगी और उसे गॉनफैलोनियर बनाया जाएगा, मतलब लीस के आर्मी का वन ऑफ द बिगेस्ट कमांडर बनाया जाएगा। बट ये गॉनफैलोनियर का टाइटल लेने के चक्कर में लाइजरो ने 3-4 महीनों में ही बहुत ही ज्यादा खर्चा कर दिया। अभी सिंपल सी बात है कि लाइजरो के पास में जो इतने सारे पैसे आए थे वो उसके ऐसे कुछ खुद के पैसे नहीं थे। उसका जो भी वेल्थ होता है उसमें कई सारे लोगों ने किए हुए इन्वेस्टमेंट भी होते हैं। लीज के कई सारे लोगों ने रोगर बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए थे, अपने अकाउंट्स वगैरह खोले थे, बट इस स्टूपिड लाइजरो ने दूसरों ने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से ही लीज के ऑफिशियल्स को वगैरह ब्राइब्स दिया था और इवन अनसलिड आर्मी को खरीदा था। और ऑब्वियसली ऐसे करते करते उसने अपना खुद का खर्चा बहुत ही ज्यादा किया। अभी उसका यहाँ पर प्लानिंग ये था कि एक बार वो गॉनफैलोनियर बन जाएगा तो वो मीर या फिर टायरोस पर हमला करके वहां से कुछ पैसे लूटेगा और फिर वापस अपनी वेल्थ बढ़ाएगा। तो भाई साहब का कुछ एकदम वॉर प्लानिंग था। उसे लगा था कि वो कुछ वॉर्स करके पैसे कमाएगा और वो रिच होते जाएगा। ही थॉट बाय सैकिंग टायरोस और मीर he would gain sufficient gold to restore the funds he had taken from the bank and he will become the richest man in Lis। ऐसा उसके बारे में लिखा गया था। बट उसके नहले पर बहुत गंदा दहला पड़ गया। अब एग्जैक्टली उसका गेम किसने किया वो पता नहीं, बट कहा जाता है कि आयन बैंक ऑफ ब्रावोस ने लाइजारो रोगर की बैंड बजा दी और पूरे रोगर फैमिली को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। यहाँ पर लाइजारो गॉनफैलोनियर बनने के लिए ऐसे यहाँ वहां पर पैसे जब उड़ा रहा था, तभी आयन बैंक ऑफ ब्रावोस ने सीक्रेटली सब जगह पर धीरे धीरे से रूमर्स फैलानी शुरू कर दी कि रोगर बैंक में पैसा रखना अभी सेफ नहीं है। जो भी इन्वेस्टमेंट्स वहां पर की गई होगी, वहां पर किसी ने भी अपने अकाउंट में पैसे रखे होंगे, उनको जल्दी से निकाल दो क्योंकि रोगर बैंक कभी भी डूब सकती है। और जैसे ही ये रूमर्स फैलना शुरू होता है तो ये आपको पता ही होगा वो कितनी डेंजर रूमर होती है। जैसे जैसे ये रूमर गर्म होने लगी तो कई लोगों ने अपने पैसे विड्रॉ करने शुरू कर दिए और रोगर बैंक का अपना अकाउंट बंद कर दिया। कई सारे ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, नोबेलमैन और इवन लीस और बाकी जहां पर भी रोगर बैंक का ब्रांच था वहां पर लोगों ने अपने अकाउंट्स बंद करने शुरू कर दिए और विड्रॉल्स करनी शुरू कर दी। तो ऐसे मैजिस्टर्स, मर्चेंट ट्रेडर्स, स्मॉल फोक, ऐसे कईयों ने रोगर बैंक में से धड़ाधड़ विड्रॉल जैसे ही करना शुरू कर दिया तो रोगर बैंक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में आ गया। एक मोमेंट तो ऐसा आ गया कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द लोगों ने उनके अकाउंट्स बंद कर दिए थे और पैसे अपने विड्रॉ कर लिए और पूरी की पूरी रोगर बैंक यही कुछ 3 से 4 महीने में खत्म हो गई। लाइजरो ने पहले तो सभी को समझाने की कोशिश जरूर की कि उसकी बैंक स्टेबल वगैरह है, बट ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं था। उसने भी सारे पैसे यहाँ वहां पर खर्च कर दिए थे, लुटा दिए थे। वो सिर्फ अभी कहने के लिए गॉनफैलोनियर बन गया था, बट उसकी हालत अभी बहुत ही बुरी हो गई थी। लाइजरो ने ये सब कुछ देखा और उसने समझा कि अभी उसके पास ना पावर है ना पैसा, उसका सब कुछ खत्म हो गया था। एक दिन उसके मैंशन पर कुछ लोग मिलने के लिए चले जाते हैं, बट जब उसके मैंशन में से लाइजारो बाहर नहीं आया तो वो सभी लोग सीधा उस मैंशन में घुस गए। तो उस मैंशन में लाइजारो की सिर्फ बीवी बच्चे ही उन्हें मिले। थोड़े ही इन्वेस्टिगेशन के बाद में सभी को पता चला कि लाइजारो लीस में से भाग गया है।
कई सारे लोग वसूली करने वहां पे आए थे, बट वो सभी वसूली वगैरह करने के पहले ही लाइजारो वॉज गॉन। लाइजारो ने अपने साथ साथ उसके कुछ 3 फेवरेट स्लेव्स, 5-6 सर्वेंट्स और उसके 1000 अनसलिड में से 100 बेस्ट अनसलिड को वो लेके गायब हो गया था। एंड ऑब्वियसली उसके पास जितने भी पैसे बचे हुए थे वो भी वो सारे लेके चला गया। अब यहाँ पर सैड चीज ये आती है कि रोगेर बैंक के रिलेटेड जो भी डिसीजन थे वो सभी लाइजारो के थे, और उसी कमीनी के वजह से रोगेर फैमिली का बहुत बड़ा इंसल्ट हुआ और उनकी बैंक डूब गई। बट लाइजारो ने बहुत लोगों को हर्ट किया था, बहुत लोगों के पैसों के साथ में, उनके इमोशंस के साथ में उसने खिलवाड़ की थी। तो ऑब्वियसली सभी लोगों का गुस्सा लाइजारो के भाई बहन पे भी आ गया। कहने के लिए लाइजारो ने ही बुरे डिसीजंस लिए थे, उसके भाई बहन उसके हॉरिबल डिसीजंस में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे, बट लाइजारो ने बैंक का गलत इस्तेमाल किया तो उन्हें भी प्रॉब्लम्स बहुत फेस करने पड़े। एंड जस्ट लाइक दैट लिजेंड्रो द मैग्निफिसेंट रोगेर के मरने के बाद यही कुछ 5 से 6 महीनों में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हाउस इन लीस, हाउस रोगेर का कंप्लीटली फॉल हो चुका था। लाइजारो तो भाग गया, बट उसी के साथ साथ उसका छोटा भाई ड्रेको रोगेर और इवन मारा रोगेर, वो दोनों भी लीस में से भाग गए कहीं पे। तो ड्रेको रोगेर ने अपेरेंटली कोई 2 जहाज लिए और वो गायब हो गया था। तो मारा के बारे में कहते हैं कि वो डिस्प्यूटेड लैंड्स के किसी एक छोटे टेम्पल में जाके रहने लगी। तो ये दोनों तो बच के निकल गए थे लीस में से जैसे ही लाइजारो के प्रॉब्लम सबके सामने आने लगे। बट बाकी जितने भी लिजेंड्रो द मैग्निफिसेंट के बेटे वगैरह थे, यानी लाइजारो के जो भी बाकी के भाई बहन थे, उन सभी पर लीस में एक बहुत ही बड़ी ट्रायल चलाई गई। सभी को एक एक करके कटघरे में खड़ा कर दिया और उनके क्राइम्स के लिए उनको वहां पर आंसर करना पड़ा, जबकि उन्होंने वैसा कोई क्राइम नहीं किया था। बट लाइजारो ने जो क्राइम किए थे, वो रोगेर फैमिली के जो क्राइम थे, उन सभी को अभी लाइजारो के भाई बहन को आंसर करना पड़ेगा। तो वहां पर लाइजारा और बाकी कई सारे लोगों पर यह केस शुरू हो गई थी, और इस बड़े केस की सुनवाई कर रहा था लीस का कोई मैजिस्टर टाइगारो मोराक्वोस। तो इस बड़े से केस में टाइगारो कुछ अलग अलग क्वेश्चंस वगैरह पूछने लगता है। कई सारे सेविंग्स के रिलेटेड उसने लाइजारो को क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए, बट उस बेचारी को उसके मामले में कुछ भी नहीं पता था। तो अभी ये सब इश्यूज लीस में शुरू ही रहे थे, और एग्जैक्टली इस ट्रायल में क्या हुआ ये हम आगे जानेंगे ही। बट अभी हम चलते हैं वेस्टेरोस में और जानते हैं कि ये जो मैंने आपको फॉल ऑफ हाउस रोगेर बताया, उसका अपने हाउस टारगेरियन से क्या कनेक्शन है। तो जैसे ही लाइजारो के बहुत ही बड़े डेबेकल के बारे में वेस्टेरोस में न्यूज आने लगी, उन्हें भी पता चलता है कि कैसे रोगेर बैंक के रिलेटेड लीस में बहुत ही बड़े प्रॉब्लम शुरू है। और ये जैसे ही वेस्टेरोस में किंग्स लैंडिंग के स्मॉल फोक को पता चला, तो उनके भी पांव तले जमीन खिसक गई। क्योंकि इफ यू रिमेंबर, तो रोगेर बैंक की एक ब्रांच इस समय पर किंग्स लैंडिंग में भी थी, और वहां पर उस बैंक में कई सारे किंग्स लैंडिंग के लोगों ने अपना अकाउंट वगैरह निकाला था और पैसे इन्वेस्ट किए थे। उसी में इफ यू रिमेंबर, हमने पहले एक बार जाना था कि लिजेंड्रो रोगेर ने आयरन थ्रोन के सोने को उसके बैंक रोगेर बैंक में रखने के लिए कहा था, और उसी कारण आयरन बैंक ऑफ ब्रावोस में से आधा सोना निकालकर रोगेर बैंक ऑफ लीस में रखवाया गया था। एंड वो सोना लाइजारो ने सब पर लुटा दिया था। एंड जस्ट लाइक दैट किंग एगोन द थर्ड का आधा सोना वॉज गॉन। इसके वजह से वेस्टेरोस और किंग्स लैंडिंग में कैसा एक आंधी तूफान आएगा वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। बट अभी थोड़ा हम अपनी रोगेर फैमिली की जो कहानी है उसे खत्म करते हैं। तो जैसे कि हमने इस एपिसोड में पहले देखा कि एक लीस में इस समय पर रोगेर फैमिली मेंबर्स पर ट्रायल शुरू हो गई थी। कमीने लाइजारो ने रोगेर बैंक के सभी पैसों को उड़ा दिया था, सभी के सेविंग्स को उसने जला दिया था, क्योंकि उसके कुछ बहुत ही स्टूपिड प्लान्स थे। तो वो सब जो उसने किया था उसकी सजा मिली उसके भाई बहनों को। कई सारे लोगों को रोगेर फैमिली पैसा ओ करती थी, गोल्ड कॉइन्स ओ करते थे। तो इस ट्रायल में सुनवाई हो गई कि वो सभी पैसा, सभी गोल्ड कॉइन्स जो लाइजारो और रोगेर फैमिली
ओ करती है बाकी लोगों के लिए, उसकी वसूली लाइजारो के भाई बहनों की सभी चीजों को बेचकर की जाएगी। तो ऑब्वियसली एक एक करके सभी रोगेर फैमिली के जो भी मेंबर्स होते हैं, उनके घर, उनके कपड़े, उनका सोना चांदी, स्लेव्स, उनको वो बेचना पड़ा। तो सबसे पहले लाइजारो को दिया गया रोगेर फैमिली का बड़ा सा जो मैंशन था, उसे सीज किया गया और उस मैंशन के हर एक चीज को एक एक करके बेचा गया। उसके बाद में लाइजारा को इवन अपने गहने, गोल्ड, सभी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ सेल करना पड़ा। देन उसके सिस्टर मारा की तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी बेची गई। देन जो ड्रेको रोगेर के नाम पे एक शिपिंग बिजनेस किया गया था, उस शिपिंग बिजनेस को कंप्लीटली बंद किया गया और उसके शिपयार्ड में जितनी भी अलग अलग शिप्स वगैरह थी उनको भी एक एक करके बेचा गया। देन सबसे सैड चीज कई लोगों के मुताबिक हुई फ्रेडो रोगेर के साथ में, जो बहुत ही अच्छी तरीके से रोगेर फैमिली का आइकॉनिक प्लेजर हाउस परफ्यूम्ड गार्डन चला रहा था, तो उसको भी छीना गया और फ्रेडो रोगेर को वो परफ्यूम्ड गार्डन नए ओनर्स को बेचना पड़ा। देन इसके बाद में जितने भी छोटी मोटी चीजें हाउस ऑफ रोगेर फैमिली थी, उन सभी को एक एक करके बेचा गया। तो अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द सोना चांदी जो भी हाउस रोगेर की फैमिली ओ करती थी बाकी लोगों के लिए, उनको अच्छी तरीके से चुकाया गया। बट ऊपर का 30% अभी भी वैसे यहाँ वहां पर कई सारे लोगों को पैसा देना बाकी था, तो वो रोगेर फैमिली के मेंबर्स चुका नहीं सके, इसलिए कई सारे रोगेर फैमिली के मेंबर्स को स्लेवरी में ढकेला गया। इसी में लीस के मैजिस्टर्स ने एक बहुत ही बड़ा इनाम डिक्लेयर किया, एक बहुत बड़ा बाउंटी अनाउंस किया कि जो भी लाइजारो को पकड़ के लाएगा उसे काफी पैसे मिलेंगे। तो काफी टाइम तक अलग अलग लोगों ने, यानी कि बाउंटी हंटर्स ने लाइजारो को ढूंढने की अच्छे से कोशिश की और इवेंचुअली वो यही कुछ 136 के एंड में पाया गया नियर द रॉइन रिवर। पता नहीं कैसे, बट ट्रायर्की के एक जॉइंट एफर्ट में उन्हें इंफॉर्मेशन मिली कि यह लाइजारो यहीं पे होगा और उसे वहां पर पकड़ा गया। लाइजारो रोगेर के साथ में इस समय पर सिर्फ 20 अनसलिड थे। वो ऑलमोस्ट 100 अनसलिड को लेके गया था, बट उसके बार बार पैसे खत्म हो जाते थे, इसलिए वो अलग अलग अनसलिड सोल्जर्स को बेचता रहता और इन्हीं बेचे हुए अनसलिड के सोल्जर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ वहां पर पता चलने की वजह से आई थिंक सो ट्रायर्की के लोगों ने उसे बराबर से इस वोलोन्थेरिस के शहर में पकड़ लिया। अभी यहाँ पर एक बहुत ही छोटी बट बहुत ही जबरदस्त दास्तान है। तो एज आई सेड, इस वोलोन्थेरिस के शहर में लाइजारो के साथ में सिर्फ 20 अनसलिड थे, बट फिर भी सिर्फ 20 अनसलिड 300 ट्रायर्की के मेन एट आर्म्स पर भारी पड़े। उन सिर्फ 20 अनसलिड के सोल्जर्स का लॉर्ड होता है लाइजारो और उसने कमांड दी थी कि उसे बचाया जाए। तो उसे बचाने के लिए उन 20 अनसलिड योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लगाई और ऑलमोस्ट 180 मेन एट आर्म्स ऑफ ट्रायर्की को उन्होंने मार गिराया बिफोर ऑल ऑफ देम डाइड अ ब्रेव डेथ। वो 20 अनसलिड वहां पर शहीद हुए, बट मरने के पहले उन्होंने 180 मेन एट आर्म्स ऑफ ट्रायर्की को मार गिराया। इवेंचुअली रॉइन नदी के किनारे बसे इस वोलोन्थेरिस के शहर में ट्रायर्की के बचे कुचे मेन एट आर्म्स ने कैसे तो करके लाइजारो को पकड़ लिया और वो उसे वहां से वोलांटिस लेके गए। अभी यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि यहीं पे वोलांटिस में ड्रेको रोगेर पहले से ही छुप के रह रहा था। तो ट्रायर एक्चुअली उस लाइजारो को ड्रेको को ऑफर कर दिया था फॉर अ सर्टन प्राइस, जो कि लाइजारो के बाउंटी के ऊपर था। मतलब ऐसा ही कह लो कि यही कुछ 1 लाख गोल्ड कॉइन्स की बाउंटी इस समय पर लीस वालों ने इस लाइजारो पे रखी थी। तो यहाँ पर ट्रायर वालों ने ड्रेको से डिमांड किया 5 लाख गोल्ड कॉइन्स फॉर इस लाइजारो। तो ड्रैको यहाँ पर एक्चुअली अपने भाई के लिए 5 लाख गोल्ड कॉइन्स दे भी सकता था, बट फिर भी ड्रैको ने ऐसा नहीं किया। उसने सीधा वहां पर कह दिया
अरे भाड़ में गया ये लाइजारो, इसके वजह से हमारे पूरे फैमिली की इज्जत गई। मेरे पिता और हमारे पूर्वजों ने कमाया हुआ पूरा रोगेर फैमिली का इज्जत इसके वजह से डूबा। इस कमीने को बेच दो लीस वालों को, वही इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ले जाओ इसको। तो ट्रायर्की वाले लाइजारो को घसीट कर लेके जाने लगे, बट जाते जाते लाइजारो अपने जान की भीख मांगने लगा ड्रेको से कि उसे बचाया जाए, बट ड्रेको ने उसकी एक भी नहीं सुनी। वहां पर यही कुछ 2 शिप्स ट्रायर्की के थे, तो उसमें से एक शिप के आगे बाहर उस लाइजारो को लटकाया गया और उसे वैसे ही लटका कर लीस में शिप में से लाया गया और उसकी वहां पर लीस में वापस से एक बड़ी ट्रायल रखी गई। इस ट्रायल में वापस आता है मैजिस्टर टाइगारो मोराकोस और उसने यहाँ पर लाइजारो को एक ही क्वेश्चन पूछा, लाइजारो रोगेर, हमें बस इतना ही बताओ कि तुम्हारे पास इतना सारा रोगेर फैमिली का सोना था, तो तुमने उसका क्या किया? कहाँ है गोल्ड? टेल मी। तो यहाँ पर कटघरे में खड़ा लाइजारो रोगेर सिर्फ हंसता है एंड उसने सभी एक एक मैजिस्टर को पॉइंट करना शुरू कर दिया। उसने कहा मैंने तो उसे गोल्ड दिया, मैंने इसको भी गोल्ड दिया, ये जो दिख रहा है दाढ़ी वाला, इसको भी मैंने गोल्ड दिया। अरे टकलू, याद है मेरे से डील की थी तूने, इसको भी मैंने पैसे खिलाए। अरे चाचा, आप छुप क्यों रहे हो? आपने भी तो मेरा गोल्ड लिया। वो देखो वो कमीना वर्दी में, उसने तो मुझसे बहुत गोल्ड लिया। और मोटे, तूने कितना खाया है मुझसे पैसा? अरे आंटी, आप तो बहुत गहनों में दिख रही हो, आपने मेरा ही तो गोल्ड लिया है। सब लोग साले कमीने यहाँ पर, सब लोग। लाइजारो रोगेर वहां पर पागलों के तरह हंस रहा था और उसने एक एक करके जितने भी वहां के छोटे मोटे मैजिस्टर्स वगैरह थे उन्हीं को पॉइंट करके कहा कि उसने उन सभी को ही ब्राइब्स खिलाए हैं, उन्हीं को उसने गोल्ड दिया। उसने सीधा एक झटके में लीस के पॉलिटिकल करप्शन को ओपन कर दिया, उसने सबका भांडा फोड़ दिया, बट फिर भी बलि का बकरा उसे ही बनाया गया। आफ्टर ऑल उसके पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं था कि उसने जो गोल्ड यहाँ वहां पर खर्च किया है उसने वो उन सब मैजिस्टर्स को दिया। इवेंचुअली सजा ऑब्वियसली लाइजारो को ही सुनाई दी गई। बाकी जो भी मैजिस्टर्स थे जिन्होंने ब्राइब्स वगैरह खाया उनके ऊपर कोई भी ट्रायल नहीं किया गया। इसके बाद में लाइजारो के साथ में जो हुआ वो बहुत ही हॉरिबल है। लाइजारो को सजाए मौत दी गई थी, बट वो जो मौत थी वो बहुत ही हॉरिबल रही। लाइजारो रोगेर को नंगा करके टेम्पल ऑफ ट्रेड के सामने एक पिलर पे बांधा गया था और उसने जिसके भी पैसे खाए और जिनको अभी पैसे वापस नहीं मिले हैं उन सबको लाइजारो को विप करने का अधिकार दिया गया। तो एक एक करके कई सारे लीस के स्मॉल फोक लाइजारो को एक विप से जोर जोर से लैशेस मारने लगते हैं एंड ये नंबर ऑफ लैशेस वर डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ देयर लॉसेस। मतलब समझो लाइजारो ने किसी के 100 गोल्ड कॉइन्स डुबाए हैं तो वो बंदा सिर्फ एक बार जोर से विप को मारेगा लाइजारो को। अगर लाइजारो ने 1000 गोल्ड कॉइन्स तुम्हारे डुबाए तो वो बंदा 10 विप मारेगा लाइजारो को। तो ऐसे हिसाब से लीस का एक एक बंदा आगे आने लगा और लाइजारो को विप से बहुत ही बुरी तरीके से मारने लग गया। ये विप से जोर जोर से लैश मारने का काम सुबह सुबह शुरू हुआ और इवेंचुअली यही कुछ 7 घंटों के बाद में लाइजारो को इतना विप किया गया था कि उसके बॉडी पे उसकी स्किन बाकी ही नहीं रह गई थी, सिर्फ वहां पर उसका स्केलेटन लटक रहा था। तो अभी ये सब कुछ तो हुआ, बट ये जो पूरी कहानी हमने जानी इसमें मैंने आपको एग्जैक्टली अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया कि ये हाउस रोगेर का ऐसा बर्बादी क्यों हुआ और एग्जैक्टली क्यों आयरन बैंक ऑफ ब्रावोस उनकी बर्बादी चाहते हैं। तो इसका रीजन सिंपल है कि हाउस रोगेर जो था और उनकी जो रोगेर बैंक थी वो एक तरीके से आयरन बैंक ऑफ ब्रावोस के लिए खतरा बनने लगी थी और उन्होंने विसेरिस के जरिए इस तरीके से आयरन थ्रोन को इन्फ्लुएंस किया कि वो वेस्टेरोस में भी अपना अभी पोजीशन बनाने लगे थे। और ऑफ कोर्स
ये चीज मतलब आयन बैंक ऑफ ब्रावोस को पसंद नहीं आई और इसी कारण आयन बैंक ऑफ ब्रावोस ने और खास करके उसके पीछे के मेन इंपॉर्टेंट आदमी सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस ने एक ये लंबा डेंजरस गेम खेला। ऐसा ही समझ लो कि सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस को ये पता था कि अगर लिजांड्रो मरता है तो रोगेर फैमिली की जो बैंक है वो लाइजारो रोगेर के पास जाएगी और ये लाइजारो रोगेर निथल्ला निकम्मा है और स्टूपिडली एम्बिशियस है। इसके बारे में सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस को अच्छे से पता था। तो इसीलिए सबसे पहले सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस ने लिजांड्रो द मैग्निफिसेंट रोगेर को मरवाया, बट उसके मरने के बाद में बैंक ऑफ रोगेर फैमिली वाज सपोज्ड टू गो टू हिज यंगर ब्रदर ड्रेजेनको रोगेर, बट सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस ने ड्रेजेनको को भी मरवा दिया। तो ये दोनों जैसे ही मारे गए तो रोगेर बैंक जाने वाली थी लाइजारो को एंड सी लॉर्ड ने एक्सपेक्ट किया ही था कि लाइजारो कुछ तो चोमू डिसीजंस लेगा एंड एग्जैक्टली वही हुआ। देन सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस ने ही आयन बैंक ऑफ ब्रावोस में पैसा रखना सेफ है और रोगेर बैंक अभी डेंजरस है इन्वेस्टमेंट के लिए, वहां से इन्वेस्टमेंट निकालो, ऐसी सब रूमर्स फैलानी शुरू कर दी। एंड सिर्फ 6 months आफ्टर द किलिंग्स ऑफ लेजांड्रो एंड ड्रेजेनको पूरा का पूरा हाउस रोगेर बर्बाद हुआ। आयन बैंक ऑफ ब्रावोस एंड सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस ने अपने फेसलेस मेन से जितने भी हाउस रोगेर के इंपॉर्टेंट लोग थे और लीस में जितने भी लोग रोगेर फैमिली को अच्छे से सपोर्ट करते थे उन सबको मरवा दिया। तो लीस में ये जो 135 एसी में यहाँ वहां पर और भी मौतें हुई थी वो कोई ऐसे ही एरे गेरे बंदे नहीं थे, वो कुछ ऐसे लोग थे जो लाइजारो को अच्छी तरीके से गाइड कर सकते थे। मतलब ऐसा समझ लो कि वो रोगेर फैमिली के कुछ बहुत ही अच्छे बोर्ड मेंबर्स थे जिनके वजह से लाइजारो कोई भी स्टूपिड डिसीजंस नहीं लेता और रोगेर बैंक अच्छी तरीके से चलती रहती। बट सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस और आयन बैंक ऑफ ब्रावोस ने अपने फेसलेस मैन को इस तरीके से एफिशिएंटली यूज किया कि उन्होंने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेटिटर रोगेर फैमिली को खत्म किया और वो आने वाले फ्यूचर में एक मोनोपोली बन गए। पार्ट 11 मोरेडो रोगेर्स एडवेंचर्स। तो दोस्तों अब तक हमने हाउस रोगेर के जो भी भाई बहन बाकी थे, लिजांड्रो के जो बेटे बेटियां उनके बारे में अच्छे से जाना, बट हमने वेस्टेरोस में जितने हाउस रोगेर की फैमिली मेंबर्स हैं उनके बारे में डिस्कशंस नहीं की। तो उनके बारे में हम अच्छी तरीके से अगले एपिसोड में जानेंगे बिकॉज इट्स रिलेटेड टू वेस्टेरोस की कहानी। बट एक बंदे की हम यहाँ पर बात करते हैं एंड दैट इज मोरेडो रोगेर। तो इफ यू रिमेम्बर हमने देखा था कि मोरेडो रोगेर इस समय पर बैटल करने के लिए वेल में गया था और उसके साथ वेल में बहुत कुछ अजीब ही इंसिडेंट शुरू थे। तो हमने देखा था कि गल टाउन के एक बैटल में मोरेडो रोगेर की बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई थी, बट अराउंड उस समय पर एलिन वेलेरियन की शिप्स अभी भी गल टाउन बंदरगाह के थोड़ी सी बाहर रुकी ही थी। इफ यू रिमेम्बर तो एलिन वेलेरियन ने सिर्फ पानी से अटैक किया था, पानी में जो भी उसने बैटल्स खेली थी उसमें उसने जीत हासिल की थी। बट एलिन के वेलेरियन फ्लीट ने गल टाउन के बंदरगाह पे जो टारगेरियंस की आर्मी उतारी थी एज अ ग्राउंड ट्रूप्स, वो अंडर द मोरेडो रोगेर बहुत ही बुरी तरीके से हारे थे। तो जैसे ही एलिन वेलेरियन को उस हार के बारे में पता चला तो वो वहां से रिट्रीट करता है बिकॉज इट्स नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो एंड कैप्चर गल टाउन। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो उसने किया, बट बाकी के जो मेन एट आर्म्स वहां पर उस गल टाउन के बैटल में मारे गए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मोरेडो की थी और वहां पर बहुत ही बुरी तरीके से वो यही कुछ अपने 800 मेन एट आर्म्स को गवा चुका था। बट मोरेडो असल में उस बैटल में जिंदा बचा था और उसके साथ में यही कुछ 20-25 लोग भी जिंदा बचे थे। तो मोरेडो वहां से क्विकली भाग निकला, उसने कैसे तो एक शिप पकड़ी और वो वहां से रिट्रीट करता है। इवेंचुअली थोड़ा सा डीप समंदर में मोरेडो को एलिन कैसे तो करके मिल गया। तो मोरेडो ने एलिन से सिर्फ एक ही चीज मांगी कि मुझे इस शिप को प्लीज दे दो, मैं इस शिप को लेके यहाँ से निकल जाऊंगा और
वापस कभी वेस्टेरोस में नहीं आऊंगा क्योंकि मुझसे ये बहुत ही बड़ी गलती हुई है। तो अभी यहाँ पर हमें एग्जैक्टली बताया नहीं गया है कि मोरेडो को यहाँ पर कौन बताता है कि उसके हाउस रोगेर का लीस में डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया है क्योंकि उसके पिता लिजेंड्रो और उसके चाचा ड्रेजेनको को मारा गया है। ये सब चीज एग्जैक्टली मोरेडो को कौन यहाँ पे बताया, ये हमें बताया बुक में नहीं गया है, बट वी कैन इमेजिन कि जितना टाइम मोरेडो अपनी शिप्स वगैरह लेके वहां पर वेल में वगैरह गया, तभी उसी टाइम पर साइमल्टेनियसली एसोस में ब्रावोसी लोगों ने डिसाइड किया था कि वो लीस पर हमला करेंगे सीक्रेटली फेसलेस मैन का और रोगेर फैमिली को वो डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ऐसा समझ लो कि दोनों चीजें एक ही टाइम पे शुरू है। इवेंचुअली ये बैटल जैसे ही मोरेडो वहां पर बेल में करता है, गल टाउन में करता है, और उस बैटल में बचकर कैसे तो करके वो एक जहाज में बैठ के एलिन तक पहुंचा, तब तक एलिन को भी कहीं से तो पता चल गया था कि ऐसी कुछ लीस में चीजें शुरू है जो मोरेडो रोगेर के फैमिली के खिलाफ है। तो ये मैं अजम्पशन आपको बता रहा हूं, ऐसी सब चीजें बुक में लिखी नहीं गई है। आई एम ट्राइंग टू रिमूव द प्लॉट होल्स हियर। तो अकॉर्डिंग टू माय अजम्पशन, एलिन वेलेरियन ने अपने शिप को ऐसे लोकेशन पे रखा था जहां से वो अलग अलग लॉर्ड्स के साथ में कनेक्शन, कॉन्वर्सेशन वगैरह जरूर रख पाए। तो ऐसा ही समझ लो कि इस समय पर एलिन द ओकन फिस्ट अपने पूरे वेलेरियन फ्लीट के साथ में क्रैकलॉ पॉइंट के आसपास अच्छे से तैनात था और वही लोकेशन पर सबको गल टाउन से रिट्रीट होके आना था। तो एलिन वेलेरियन इतना टाइम जो क्रैकलॉ पॉइंट में तैनात था वो वेट कर रहा था गल टाउन के आर्मी का आने का वगैरह। तब तक यहाँ पर क्लॉ आइल से वगैरह एलिन को पता चल गया कि एग्जैक्टली एसोस में क्या शुरू है, एंड वी कैन जस्ट अज्यूम कि क्लॉ आइल वालों को पता चला होगा ड्रैगन स्टोन से या फिर इवन ड्रिफ्टमार्क से भी उसे डायरेक्टली पता चल सकता है। तो बेसिकली यही समझो कि एलिन वेलेरियन को संदेशा मिल चुका था कि रोगेर फैमिली पर लीस पे अटैक शुरू हो चुके हैं और उनका फॉल शुरू हो गया है, और वो ये इंफॉर्मेशन उसे अचानक से मिले मोरेडो को दे देता है। और जैसे ही उसे ये चीज पता चलती है कि उसका हाउस रोगेर ऐसे प्रॉब्लम्स में फंसा है, उसके चाचा और उसके पिता को मारा गया है, ये सब चीजें यहाँ पर मोरेडो को जैसे ही पता चली तो उसे उन चीजों का इन्वेस्टिगेशन करना था, और इसीलिए उसे कुछ भी करके वहां से डायरेक्टली जाना था लीस में या फिर एसोस में, बाकी किसी शहर में जहां पर वो अच्छे से जानकारी हासिल कर सके कि एग्जैक्टली उसके पिता लिजेंड्रो और चाचा ड्रेजेनको को किसने मारा। तो इसीलिए मोरेडो यहाँ पर एलिन वेलेरियन को उसे एक शिप देने के लिए रिक्वेस्ट करता है और एलिन वो रिक्वेस्ट मानता भी है। तो मोरेडो को मानने वाले यही कुछ 20-25 खास उसके लोग रहते ही है, और एलिन वेलेरियन उसके खुद के अच्छे 20 सेलर्स को भी मोरेडो को देता है ताकि वो शिप को अच्छे से संभाल सके। एंड इसी के साथ साथ मोरेडो रोगेर अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है सीधा एसोस के तरफ ताकि उसे पता चले कि ये आखिर साजिश किसकी है। अभी हमें तो पता है कि रोगेर फैमिली को पूरी तरीके से खत्म करने में आयरन बैंक ऑफ ब्रावोस, सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस और फेसलेस मैन वगैरह थे, बट इस मोमेंट पर यहाँ पर मोरेडो रोगेर को उसके बारे में नहीं पता था। मोरेडो को तो भनक भी नहीं थी कि ब्रावोसी लोगों ने ही उसके फैमिली के साथ में धोखा किया होगा। उल्टा उसे ऐसा लगता है कि ब्रावोसी लोग उसे मदद करेंगे। तो इसीलिए मोरेडो और उसके यही कुछ जो 100 लोगों का क्रू होता है वो एलिन की एक शिप लेके जाते हैं सीधा ब्रावोस को, और इवेंचुअली मोरेडो रोगेर आयरन बैंक ऑफ ब्रावोस के कुछ लोगों से मिलता भी है। एंड बिलीव इट और नॉट, यहाँ पर आयरन बैंक ऑफ ब्रावोस के जो लोग थे वो मोरेडो रोगेर को कुछ उल्टा ही कहानी बताते हैं। मोरेडो को तो यहाँ पे लग रहा था कि वो इस समय पे जो भी चीजें करना चाहता है, कर रहा है, वो सभी अपने बलबूते कर रहा है, बट असल में ब्रावोस ने मोरेडो को अपने खेल का एक कठपुतली बनाया था। बट कैसे? तो मोरेडो रोगेर जैसे ही ब्रावोस में आया तो वो पैसे मांगता है क्योंकि उसे और कुछ स्वॉर्ड्स को यानी और कुछ मेन आर्म्स को, सेल स्वॉर्ड्स को खरीदना था। उसे 1-2 शिप्स और ऐड करनी थी, उसके छोटे फ्लीट को थोड़ा बड़ा करना था और एक अच्छी आर्मी बनाकर
वो चाहता था कि वो टायरॉश पे वगैरह अटैक कर सके और इवेंचुअली वो लीस पे अटैक करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर ब्रावोसी लोगों ने उसे बताया कि लीस के मैजिस्टर्स जानबूझ के तुम्हारे भाई बहनों को वहां पर तंग करने लगे हैं। आई होप आपको समझा कि ब्रावोस किस तरीके से मोरेडो के साथ में गेम खेल रहा था यहाँ पे, और मोरेडो को एक्चुअली ब्रावोस के ऊपर कुछ शक भी नहीं हुआ। मोरेडो ने यहाँ पर आयरन बैंक ऑफ ब्रावोस से सोना उधारी पर लिया और उनको कहा कि वो उधारी कुछ टाइम के बाद में इंटरेस्ट के साथ में चुकाएगा, और उसने अपनी एक अच्छी फ्लीट बनाई, यही कुछ 10 जहाजों की, यही कुछ उसने 500 सेल स्वॉर्ड्स की एक छोटी सी आर्मी बनाई, और वो आर्मी लेके वो पहले टायरॉश गया एंड उसके बाद में मोरेडो रोगेर सीधा लीस में जाता है ताकि वो अपने फैमिली के साथ में जो हुआ उसका बदला ले सके। एंड इसके बाद मोरेडो का एग्जैक्टली लीस में क्या हुआ, उसका ये जो अजीब सा मिशन शुरू हुआ है उसके साथ क्या हुआ, ये चीज हमें फायर एंड ब्लड बुक में पता नहीं चलती। वी जस्ट नो दैट मोरेडो वेंट टू लीस इन रिटेलिएशन टू व्हाट हैपेंड टू हिज रोगेर फैमिली एंड दैट्स अबाउट इट। तो अभी मोरेडो रोगेर का ये जो अलग ही किस्सा शुरू है, इसके बारे में हमें अगले फायर एंड ब्लड 2 बुक में पता चलेगा। अब ये नहीं पता कि वो बुक कभी आएगी। हमें बस इतना ही चीज पता चलता है कि 138 एसी में मोरेडो रोगेर लीस में पहुंचा था और उसने अपने मरे हुए भाई लाइजारो को अच्छी तरीके से उनके फैमिली क्रिप्ट में दफनाया। तो उस लाइजारो ने कितने भी कमीनेपंती की हो, एटलीस्ट मौत के बाद में उसे अच्छी तरीके से उसी के भाई मोरेडो ने दफना दिया था। तो लेट्स होप इस मोरेडो रोगेर की कहानी एग्जैक्टली कैसे रंग लाती है वो हमें फायर एंड ब्लड 2 में देखने मिले। तो दोस्तों, फायर एंड ब्लड के कई सारे फैंस को ये जो रोगेर फैमिली की कहानी है, फॉल ऑफ हाउस रोगेर, ये जो है वो कईयों को पसंद नहीं आता, बिकॉज इट्स जस्ट अ साइड स्टोरी, इट्स नॉट रिलेटेड टू टारगेरियंस डायरेक्टली, बट आई रियली फाइंड इट इंटरेस्टिंग। ये एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की कहानी है, इसमें कुछ इकोनॉमिक्स और बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं इन आवर फेवरेट फिक्शनल वर्ल्ड। आई होप आपको भी ये कहानी मेरे जितनी ही पसंद आई एंड मैंने इस कहानी को आपको समझाने जैसे अच्छी तरीके से बताई। दैट्स व्हाट आई होप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे एंड यू विल सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन बिकॉज you shouldn't miss out on any of my videos. So thanks for watching this. I'll see you all in the next one.